dear students, welcome back to our channel. This is Barkha ma'am, your app tech guru. So आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि मैम डीबीएमएस को कब पढ़ाने वाले हो। ये चैप्टर कुछ समझ नहीं आता, इस यूनिट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट, वो भी एक ही वीडियो में। जितने भी डीबीएमएस में आपके चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाली है आपकी अपनी बरखा मैम के साथ। सो यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले जानते हैं कि डेटा क्या होता है। देखो भाई, कंप्यूटर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डेटा। बिना डेटा के कोई सा भी कंप्यूटर का डिवाइस काम नहीं करता है। आप कंप्यूटर में अपना नाम भी लिखते हो तो वो भी डेटा के फॉर्मेट में जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है तो वो भी डेटा के फॉर्मेट में ही प्रोसेस करता है, मेमोरी में जाके यदि वो डेटा स्टोर होता है तो भी डेटा के फॉर्मेट में ही होता है। तो बेसिकली यदि डेटा की बात करें तो डेटा इज अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज यूजुअली मीनिंगलेस। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ध्यान रखना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये बेसिकली आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा होता क्या है, तो डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो कि सीपीयू के थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होते हैं और फिर इसको आप स्टोर करते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स का डेटा जनरेट होता है ना। वहीं यदि मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में कस्टमर्स का डेटा जनरेट होता है। यदि मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में टीचर्स, स्टूडेंट्स, इनका डेटा जनरेट होता है। यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भी कस्टमर्स का डेटा जनरेट होता है। ठीक है, वहीं जो आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, सेल करते हो, प्रोडक्ट्स का डेटा होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसी चीज आज अछूती नहीं है जिसमें डेटा जनरेट ना होता हो, है ना। यदि आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो, यदि आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, कोई सा भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें भी डेटा जनरेट होता है। और ये डेटा बिग डेटा कहलाता है, जो कि मैनेज किया जाता है बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, डेटा बेसिस के थ्रू। तो बस यहीं से डेटा बेसिस की हम शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले समझो कि सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, जैसे मैंने लिखा 8 9 5 6 3 4 2 9। अब आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ओके, सपोज कि मैं इन नंबर्स को इस तरीके से डिफाइन करती हूँ कि 8 9 5 6 3 4 2 9। ओके, और अब मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ कि ये एक पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो पहले मैंने नंबर्स लिखे थे ये हो गए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आपने इसको बेसिकली प्रोसेस किया और प्रोसेस करके आपने ये बताया, ये इन्फॉर्म किया कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये नंबर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, XYZ किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अब ये जो नंबर्स हैं, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो रॉ डेटा के फॉर्मेट में थे, अब वो एक इंफॉर्मेशन में बदल चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप जो भी डेटा एंटर करते हो कंप्यूटर सिस्टम में, वो सिर्फ 0 एंड 1 में ही क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंटर इन टू दी सिस्टम, यदि आप कोई कस्टमर का डेटा एंटर करते हो, कोई अपना पोस्ट एंटर करते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, कोई मैसेज लिखते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो, वॉट एवर यू डू इन कंप्यूटर सिस्टम ना, वो सब इंटरनली 0 एंड 1 में जाता है और इसी फॉर्मेट में प्रोसेस होता है। सीपीयू और सिस्टम समझता है तो सिर्फ 0 एंड 1 वाली लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसे डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं। और इस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है डेटाबेस। ओके, तो आखिरकार ये डेटाबेस होता क्या है मैम? ध्यान से समझो, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इन सारे डेटा को कलेक्टिवली जहां आप स्टोर करते हो ना, वो बेसिकली डेटाबेस कहलाता है, विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और बेसिकली डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है भाई, वो सिस्टमैटिक मैनर में होता है। तो ये जो लाइन में हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना कि डेटाबेस डेटा का कलेक्शन होता है, जहां पे आप डेटा को कलेक्टिवली स्टोर करते हो, है ना। और वो भी डेटा ऐसा ही नहीं कहीं भी इधर उधर स्टोर हो जाएगा। डेटाबेस में भी डेटा एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में जाते हो, डिसिप्लिन्ड वे में जाते हो, यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर प्रॉपर एक स्कूल के डेकोरम के अकॉर्डिंग मेंटेन होकर जाते हो। अंडरस्टैंड? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्कूल चले जाते हो। आप प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन रखते हो, स्कूल में भी डिसिप्लिन में भी रहते हो। बिल्कुल वैसे ही डेटाबेस में जो डेटा आता है ना, स्टोर होता है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है ना। तो अभी सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है? तो सिस्टमैटिक मैनर होता है कि जो डेटा
स्टोर होता है डेटाबेस में वो इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में होता है। ध्यान रखना किस फॉर्मेट में होता है डेटा, टैबुलर फॉर्मेट में। ओके अब फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैंने कहा कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के नाम, क्लास, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो आप कैसे मेंटेन करोगे? बकायदा इसी तरीके से मेंटेन करोगे कि नहीं? बताओ जल्दी से। ऐसे ही मेंटेन करोगे ना। यहाँ आप पहले कॉलम्स बना लोगे, यहाँ कॉलम्स में आप सबसे पहले लिखोगे स्टूडेंट का सीरियल नंबर या रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना। इस तरीके से आप कॉलम्स बनाते जाओगे और वन बाय वन एंट्री करते जाओगे। तो ये एक सही तरीका होता है जिसमें हम डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो बस डेटाबेस में भी इसी तरीके से डेटा को मेंटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल सो दैट यू कैन रिट्राइव एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डेटा। अब फॉर एग्जांपल मैंने सब कहा कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर 105 है, भाई उस स्टूडेंट की मुझे पूरी डिटेल चाहिए। तो अब इस टेबल में से वो डिटेल को फाइंड आउट कर पाना कितना इजी होगा, है ना। और वहीं यदि आप इस इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में लिख देते हैं या कहीं भी किसी भी जगह किसी और तरीके से लिख देते हैं तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते? नहीं। तो टेबुलर डेटा में से किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, सर्च कर पाना, मेंटेन कर पाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इसीलिए डेटाबेस में जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो हम यहाँ पे टेबल का यूज करते हैं। और आप यहाँ पे एक से ज्यादा टेबल, मोर देन वन और मोर टेबल्स को यूज कर सकते हो। तो अब अल्टीमेटली यदि देखा जाए तो टेबल होती क्या है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली डेटाबेस में ना इन टर्मिनोलॉजीज के नाम से ही हम टेबल के कंपोनेंट्स को जानते हैं। तो सुनो, अ टेबल होल्ड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो डेटाबेस में टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है और वो डेटा किस फॉर्मेट में होता है? इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में होता है। रोज आर रिफर्ड टू एज अ रिकॉर्ड्स। ठीक है, रोज को क्या कहते हैं? यहाँ पर रिकॉर्ड्स कहते हैं कि एक टेबल में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सब रिकॉर्ड्स कहलाएगी। अ रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कॉलम्स आर रिफर्ड टू एज अ फील्ड्स। कॉलम्स को क्या कहते हो आप? फील्ड्स कहते हो। और जो फील्ड्स हैं वो बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं कि वो किस रिकॉर्ड से रिलेटेड है, वो किस रिकॉर्ड के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट भी कहते हो, फील्ड्स भी कहते हो, ठीक है, और रो को आप रिकॉर्ड भी कहते हो। और एक और नाम होता है रो को यहाँ पे टपल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो, रो को यहाँ पर टपल भी कहा जाता है और रो को हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। और वहीं यदि मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम को क्या कहते हो आप? फील्ड कहते हो। और कॉलम को आप एट्रीब्यूट भी कहते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। ठीक है, तो वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो हर एक कॉलम के अंदर आप लिखते हो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा कहलाता है। क्लियर? तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब यहाँ पे ना मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है जो आपको क्लियरली विजिबल हो रही होगी। ट्रांजैक्शन टेबल है। ये कौन सी टेबल है? ट्रांजैक्शन टेबल है, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और परचेज डेट उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। तो आप यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट, ये क्या है? ये बेसिकली कॉलम्स है जिन्हें आप फील्ड्स भी कह सकते हो, जिन्हें आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। और इन कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड्स हैं जो कि ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। ओके, तो 4 इंफॉर्मेशन हमने इन कॉलम की इनपुट की हुई है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है कि एक टेबुलर डेटा हमने यहाँ क्रिएट किया है। तो बेसिकली यदि बात की जाए तो डेटाबेस की, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, मींस कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। यहां पर आप एक या एक से ज्यादा टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हो। तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आया। अब इस डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें, कहां इस डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है मैम? तो यदि ये जानना चाहते हो तो आ जाओ आगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, देखो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा कहाँ स्टोर होता है डेटाबेस में? टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल्स में। अब ये टेबल्स क्रिएट कहाँ करोगे, ये डेटाबेस क्रिएट कहाँ करोगे? तो इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी ना भाई। तो उस सॉफ्टवेयर को हम डीबीएमएस के नाम से जानते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, टेबुलर डेटाबेसेस को मैनेज करता है, वो कहलाता है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस यदि आपको क्रिएट करना है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप ये सब काम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। इट अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्सेस द सेम डेटाबेस कॉन्करेंटली। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के मैंने यहाँ पे आइकन्स लगाए हुए हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का है ना, वहीं ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस बेस, ये लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस के बेस सॉफ्टवेयर है।
ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है जो बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। माई एसक्यूएल, यदि आप और एडवांस सॉफ्टवेयर पे जाते हो तो माई एसक्यूएल बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है। ऑरेकल भी इसी की कैटेगरी में आता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई डेटाबेस टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, माई एसक्यूएल, साइबेस, ओरेकल, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके चलो, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डेटाबेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम जिस डेटाबेस की बात कर रहे हैं जिसमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटाबेस को स्टोर करते हो, वो होता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे टेबल्स को क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। टेबल्स को क्या कहा जाता है, रिलेशंस। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स, और रोज को टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स। क्लियर। अब आखिरकार इसके एडवांटेजेस क्या है, तो इतना पढ़ने के बाद आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई और इस टेबल में मैंने क्या कर दिया, इस टेबल में मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया और स्टूडेंट की क्लास लिख दी। अंडरस्टैंड। अब यहाँ हम 1 बाय 1 स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं। 1, उसका नाम सपोज ABC है, क्लास सपोज 10th है। 2 लिख दिया, नाम लिख दिया हमने यहाँ पे सपोज XYZ, क्लास सपोज 8th है। तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हो और ये टेबुलर फॉर्मेट में आप जो है वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में बेसिकली डेटाबेस आपको कुछ डेटा स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। वो डेटा स्टैंडर्ड जिसके थ्रू आप टेबल में डेटा को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और इन सभी के लिए डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है एक लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। नाम तो सुना होगा आप सभी ने, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें हम एसक्यूएल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से ही आप टेबुलर डेटा को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके, जो कि यूनिक है। नाउ डेटा अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे आपको 100% डेटा अवेलेबल होता है। ऐसा कोई रो कॉलम नहीं होता जहां पे आप डेटा को एंटर ना करो, मतलब ब्लैंक डेटा आप एंटर नहीं कर सकते हो। ये नल वैल्यूज, ब्लैंक मतलब नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बकायदा प्राइमरी की, फॉरेन कीज, इन सारी कीज को, कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हो। अब नाम आपने सुने होंगे, आपको लग रहा होगा क्या होते हैं, आगे समझेंगे, ओके। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, अब क्योंकि आपने यहाँ सीरियल नंबर वाला कॉलम बनाया हुआ है, तो सपोज ABC नाम से 2 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट डेटा तो नहीं होगा क्योंकि इनके सीरियल नंबर अलग अलग है, इनकी क्लास अलग अलग है। तो डुप्लीकेटसी भी क्या होती है यहाँ पर, रिड्यूस होती है। मतलब रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करता है डेटाबेस, ओके। ये भी इसका एक फायदा है। मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब यदि आप डेटा को किसी भी तरीके से मैनेज करोगे, देखो वहां तो फिर इनकंसिस्टेंसी होती है, आप इजीली सर्च नहीं कर पाते हो। लेकिन टेबल और डेटाबेसेस ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंट वे में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाकायदा आपका जो डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि सेम टाइम पर यदि एक से ज्यादा यूजर्स काम कर रहे हैं एक डेटाबेस पे, तो वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली मोर देन 1 यूजर्स कैन शेयर द डेटाबेस, कैन शेयर द टेबल एंड परफॉर्म द ऑपरेशन। नाउ इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, अगेन यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपने डेटाबेस को पासवर्ड से लॉक भी कर सकते हो। कोई अनऑथराइज्ड यूजर जिसको परमिशन नहीं है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। और लास्ट, यदि आपका डेटाबेस में से, टेबल में से डेटा कुछ मिस भी हो जाता है या लॉस्ट भी हो जाता है, तो डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बैकअप और रिकवरी मैनेजमेंट के टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से डीबीएमएस सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्मिनोलॉजी मानी जाती है डेटा को मैनेज करने के लिए, ओके। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कंप्यूटर्स में एक्चुअली डेटाबेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है ना। यदि आप कोई छोटा सा भी बिजनेस खोलते हो ना, तो वहां भी आपको डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जितनी भी चीजें स्टोर करते हैं कहीं ना कहीं वो टेबुलर फॉर्मेट में ही होती है ना। रजिस्टर्स वगैरह जो आप देखते हो, जो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, वो भी तो कहाँ स्टोर होता है। यदि आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्कूल में अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है वो भी टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है, जहां डेटा को स्टोर किया जाता है। कोई बिजनेसमैन है, यदि वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या अपनी बैलेंस शीट भी बनाता है, तो वो भी टेबुलर स्ट्रक्चर में ही होता है, ओके। तो डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, और इसके काफी सारे एडवांटेजेस है जो अभी हमने पढ़ लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके बारे में ना अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये कीज होती क्या है मैम।
ये कौन सी कीज की बात की जा रही है इस डीबीएमएस में? तो अभी हमने देखा ना कि डेटाबेस में डेटा अवेलेबल हो जाता है, डेटा की रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, इजी वे में आप डेटा को फैच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सपोज कि कोई टेबल है और इस टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स है, तो अब आप इन 1000 रिकॉर्ड्स को किस तरीके से एक्सेस करवा सकते हो यूजर को, है ना, किस तरीके से आप इसमें रेस्ट्रिक्टेड वे में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, वो बेसिकली कीज की मदद से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने एक जेंडर वाला कॉलम बनाया हुआ है। अब यहाँ जो भी नाम आप स्टूडेंट का लिखोगे, यहाँ बताती हूँ मैं, देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर का नंबर लिख रहे हैं, कस्टमर का नाम लिख रहे हैं, कस्टमर का जेंडर लिखेंगे मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे आप एम लिखोगे मेल के लिए, एफ लिखोगे फीमेल के लिए। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि भाई जेंडर वाले कॉलम में या तो एम आएगा या तो एफ आएगा, इसके अलावा एक्स वाई जेड कुछ भी एंटर करोगे तो नहीं आना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर में 10 ही नंबर एंटर करना है, 10 से ज्यादा नंबर आप एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है जो आपके डेटाबेस को पावरफुल बनाते हैं, जो आपके टेबल को अननेसेसरी डिटेल से बचाते हैं, तो होपफुली आपको कीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि कीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस, मतलब आरडीबीएमएस और डीबीएमएस मॉडल। इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। टेबल से यूनिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में बेसिकली कीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इट ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स। यदि आप दो टेबल को क्या करना चाहते हो, दो टेबल को रिलेट करना चाहते हो, एसोसिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कीज ही होती है जो दो टेबल को एक्सेस करने में हेल्प करती है। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ये कस्टमर टेबल बना दी और एक टेबल मैंने बना दी यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल। कौन सी टेबल बना दी? प्रोडक्ट टेबल। अब हम चाहते हैं कि कस्टमर और प्रोडक्ट टेबल दोनों आपस में रिलेटेड हो जाए, है ना, हम दोनों टेबल से मिलाकर डेटा एक्सेस कर सके। तो भाई उसके लिए आपको रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी दोनों टेबल में, तो उसके लिए भी यहाँ पे कीज ही जिम्मेदार होती है। कीज की मदद से ही आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा सकते हो। सो दीज आर द लिंक। रिलेशनशिप क्या होती है? लिंक होती है, जिसकी मदद से आप दो टेबल को क्या कर सकते हो? लिंक कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो कितने टाइप की कीज होती हैं जरा ध्यान से समझ लो। यहाँ प्राइमरी की, कॉम्पोजिट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की और सुपर कीज, ऑल्टरनेट कीज, और भी बहुत सारी कीज होती है, यूनिक कीज, बट जो मेन इंपॉर्टेंट कीज होती है वो यही होती है। ठीक है, चलो वन बाय वन जरा इसको देख लें। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ है, यहाँ दो टेबल बनाई है मैंने, वन इज द एम्प्लॉय टेबल एंड अदर इज द सैलरी टेबल। ध्यान से समझना, है ना। तो एम्प्लॉय टेबल में बेसिकली एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर, आपको 4-5 यहाँ कॉलम्स दिख रहे हैं जिसमें 3 एम्प्लॉयज की डिटेल भी है। वहीं आप देखो एम्प्लॉय सैलरी टेबल में एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, मंथ, ईयर और अमाउंट, बेसिकली यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी भी दिख रही है। अब ये जो कीज वाला कॉलम है, ये देखो कीज क्या करती हैं? टेबल में यूनिक रिकॉर्ड्स को एंटर करने देती हैं, मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा? यहाँ पे आप किसी कॉलम को बनाते हो प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब एक ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी, जिसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करना ही पड़ेगा, जिसकी मदद से टेबल के सारे वैल्यूज क्या होंगे? यूनिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एम्प्लॉय एंटर किया जैक, जॉन और स्मिथ। अब सपोज एक और जैक मुझे एंटर करना है, एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम जैक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? भाई 100 नंबर का जो एम्प्लॉय है वो जैक है और 103 नंबर का जो एम्प्लॉय है वो भी जैक है। तो आप यहाँ दोनों जैक वाले एम्प्लॉय को क्या कर पा रहे हो? अलग अलग नंबर से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अदरवाइज इनके एड्रेस से भी आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज कि एक इंडिया में रहता है, एक न्यू दिल्ली में रहता है, तो यहाँ से भी इनको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। इनके लाइसेंस नंबर से भी इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे, इनके पासपोर्ट नंबर से भी इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो वो रिकॉर्ड, वो कॉलम जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड्स को क्या कर पाते हो, जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हो, वो कॉलम कहलाता है प्राइमरी की। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, नाउ इतना तो अच्छे से समझ में आ गया कि एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे बना दिया प्राइमरी की। ओके, अब देखते हैं कि कैंडिडेट कीज क्या होती है। तो प्राइमरी की तो आपको समझ में आ गया, जरा कैंडिडेट की समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट कहलाते हैं, है ना। सपोज यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है या फिर कोई इंजीनियरिंग के लिए नीट, आईआईटी, जेई के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उन्हें हम कैंडिडेट्स कहते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ जितने भी कॉलम प्राइमरी की बनने के लिए वैलिड है, बेसिकली वो सारे कॉलम्स क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट की कहलाते हैं। तो इन सभी कॉलम्स में से ये आपको डिफाइन करना है कि आपको किसे प्राइमरी की बनाना है। हम चाहते हैं तो हम लाइसेंस नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को भी बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये जितने भी कॉलम्स हैं जो कि टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल हैं, उनमें से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाओगे, बाकी सारे जो हैं कैंडिडेट की कहलाते हैं। बाकी सारे कॉलम्स कैंडिडेट की कहलाते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो यहाँ पे यदि मैं कैंडिडेट की बात करूं तो देखो
एम्प्लॉय आईडी, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये 3 जो कॉलम है ये बेसिकली कैंडिडेट की हैं, इनमें से किसी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। और एक और बात ध्यान रखना, इनकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। क्या होती है? इनकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। तो प्राइमरी की को छोड़कर जो बचे हुए आपके जो कॉलम्स हैं जिनसे आप टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो कहलाता है यूनिक कीज। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो यूनिक कीज भी समझ में आ गया। तो मेन जो कहानी है वो किसकी है? प्राइमरी की है। और बचे हुए जो कॉलम प्राइमरी की बन सकते हैं वो सभी कैंडिडेट हो गए। अंडरस्टैंड? ऐसे ही होता है ना, कोई जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यूपीएससी वगैरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें से कोई एक को, दो को ही सिलेक्ट किया जाता है, कोई एक ही बंदा आईएएस बनता है ना? तो वही चीज हुई कि यहाँ पे 4-5 कॉलम्स हैं, जिनमें से 3 कॉलम्स आपके प्राइमरी की बनने के लिए रेडी है, लेकिन किसी एक को ही आप प्राइमरी की बनाओगे, बाकी सारे कैंडिडेट होंगे। और वो जो कॉलम्स हैं वो यूनिक की कहलाएंगे, क्योंकि वो यूनिकली टेबल के वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है। क्लियर? अब प्राइमरी की, कैंडिडेट की और यूनिक की, इन सभी को टेबल के सुपर कीज भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो मेन कहानी प्राइमरी की और कैंडिडेट की है, जिसे समझना आपको जरूरी है। लेकिन कभी आपसे कोई भूले भटके पूछ भी ले कि भाई सुपर की भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर की और यूनिक की किसे कहते हैं। अब ऑल्टरनेट, देखो आपको कहीं जाना है तो आपके पास में एक रास्ता है, अब आपको पता चला कि भाई वो एक रास्ता तो खराब है, तो आप क्या करोगे? आपके पास ऑल्टरनेट दूसरा ऑप्शन भी है, तो आप दूसरे रास्ते से चले जाओगे। बिल्कुल वही, यहां पर यदि एक कॉलम को आपने प्राइमरी की बना दिया, तो आपके पास में और भी ऑल्टरनेट्स हैं, और भी कैंडिडेट्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? प्राइमरी की बना सकते हो, है ना? तो वही बात हो गई कि यहां पर यदि किसी एक बंदे को आईएएस या यूपीएससी एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट कर लिया और उसने सपोज की उसका सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास और भी कैंडिडेट्स हैं, और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर ऑल्टरनेट कीज भी कहलाएंगे। तो अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि किसी टेबल में एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनमें से एक प्राइमरी की होगा, बाकी सारे कैंडिडेट होंगे, और वही सारे यूनिक कीज भी बन सकते हैं, सुपर कीज भी बन सकते हैं, ऑल्टरनेट कीज भी बन सकते हैं। ठीक है? अब जो मेन कहानी आती है वो होती है कॉम्पोजिट की। तो कॉम्पोजिट मतलब एक साथ, एक से ज्यादा। तो यहां समझना कॉम्पोजिट की क्या है। कॉम्पोजिट की मतलब कि यहां पर आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को कलेक्टिवली जब किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो तो वो कंपोजिट की कहलाता है। मतलब देखो यहाँ एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो 100 और 100 रिपीट दिख रहा है, 101 रिपीट दिख रहा है, तो ये तो डुप्लीकेट हो रहे हैं रिकॉर्ड्स, है ना? तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या प्राइमरी की का काम कर रहा है? नहीं, प्राइमरी की में जो वैल्यूज होती हैं, प्राइमरी की वाला जो कॉलम होता है वो यूनिक वैल्यूज को लेता है, हमेशा रिपीट नहीं करता है, बट यहाँ तो रिपीट हो रही है। अब दूसरा देखो सैलरी मंथ ईयर, तो यहाँ देखो ये मंथ भी रिपीट हो रहा है, जनवरी जनवरी, फेब्रवरी फेब्रवरी, और यहाँ देखो अमाउंट भी रिपीट हो रहा है। तो अब आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि सैलरी टेबल में तो कोई प्राइमरी की बन ही नहीं सकता है मैम, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे आप 2 ऐसे कॉलम्स को लोगे जिनको मिलाकर आप क्या कर सकते हो, जिनको मिलाकर आप टेबल में यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और सैलरी मंथ ऑफ ईयर को कंपोजिट की बना दिया, ये इसको आप कंपोजिट प्राइमरी की भी कह सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे यदि मैंने ये फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो 100 नंबर का एम्प्लॉय जिसकी सैलरी जनवरी 2015 में आती है, तो उसका अमाउंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इन दोनों बेसिकली कॉलम की वैल्यूज से। ओके, आई बात समझ में? अब यदि मुझे फाइंड आउट करना है कि 100 नंबर के एम्प्लॉय की फरवरी मंथ की सैलरी कितनी है, तो दोनों कॉलम से आप उसकी फरवरी मंथ की सैलरी निकाल पा रहे हो। सो ये जो दोनों कॉलम है ये क्या बन गए? कॉम्पोजिट की बन गए। तो जब दोनों कॉलम मिलकर टेबल के रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, यूनिकली फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वो कॉम्पोजिट की होते हैं, अदरवाइज एक कॉलम ही सफिशियंट होता है। अब इन दोनों टेबल को आप रिलेट कैसे करोगे? हमने अभी यहां पर देखा कि आप 2 टेबल को क्या कर सकते हो? लिंक भी कर सकते हो। ठीक है? तो यदि आपको 2 टेबल को लिंक करना है तो उसके लिए क्या करना होता है? जो किसी एक टेबल का कॉलम होता है और वो प्राइमरी की होता है, तो वही सेम कॉलम यदि आप किसी दूसरी टेबल में यूज कर रहे हो तो वो दूसरी टेबल का फॉरेन की बन जाता है। तो आप एक सेम कॉलम से 2 टेबल को रिलेट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, और दोनों टेबल से फिर डेटा को फैच भी कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना कि किसी एक टेबल का एक कॉलम यदि प्राइमरी की होता है तो वो दूसरी टेबल में यदि उसको यूज कर रहे हो तो वो उस दूसरी टेबल के लिए वो कॉलम फॉरेन की बन जाता है, जिससे आप इन दोनों टेबल को रिलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? अब यहां जो आप चेंजेस करोगे वो यहां भी रिफ्लेक्ट करेगा। प्राइमरी की में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है, लेकिन फॉरेन की में आप डुप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब प्राइमरी की में आप कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते हो, लेकिन फॉरेन की इसको अलाउ करता है। ठीक है? और दोनों रिकॉर्ड क्या होने चाहिए? दोनों टेबल में मैच भी करने चाहिए।
तो ये होता है रिलेशन, और ये रिलेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है? प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू। तो प्राइमरी की और फॉरेन की क्या हो गई? फॉरेन की मदद से हम दो टेबल को रिलेट कर सकते हैं विद द सेम कॉलम. वन कॉलम विल बी द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल एंड सेम कॉलम ऑफ अनदर टेबल विल बी द फॉरेन की. ओके, चलिए, तो इतना अच्छे से समझ में आया. तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. प्राइमरी की is set of one or more fields that uniquely identifies each record in a table. It does not contain any duplicate data. A table can have only one primary key. A value in the primary key field is different for every tuple and thus help in uniquely identify the records. तो होपफुली आपको प्राइमरी की के पॉइंट समझ में आ चुके हैं कि ये बेसिकली रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू. एक टेबल में एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो. ठीक है. नाउ कम ऑन द कैंडिडेट की. यदि कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स. एक और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को आप कैंडिडेट की बना सकते हो जो कि सब मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं डेटा को. ठीक है. मल्टीपल कैंडिडेट कीज में एग्जिस्ट विद इन each table and each candidate key must ensure uniqueness. ओके, तो ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज होती हैं और उनमें हम एक ही प्राइमरी की बनाते हैं, एक ही कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं. तो जितने भी कैंडिडेट कीज हैं वो सारी ऑल्टरनेट कीज भी कहलाती हैं, यूनिक कीज भी कहलाती हैं, और प्राइमरी की और कैंडिडेट की मिलकर सुपर की कहलाती हैं. ओके, चलिए फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की बेसिकली दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप के लिए यूज की जाती है. तो फॉरेन की इज अ फील्ड सेट ऑफ फील्ड्स दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश a relation between the two tables. It consists to one or more fields whose values matches with primary key in another table. तो दो अलग अलग टेबल्स की वैल्यूज को यदि आपको मैच करवाना है तो उसके लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं. Okay, a foreign key in one table is used to point at a primary key in another table. It acts as a cross reference between the tables. Okay, तो किसी एक टेबल का कॉलम जो कि प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में यदि आप यूज कर लेते हो तो उस टेबल का वो कॉलम फॉरेन की कहलाता है. ओके, नाउ लास्ट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की. यदि कॉम्पोजिट प्राइमरी की बात करूं तो यहाँ पर दो कॉलम्स को आप यूज करते हो. किसको? टू कॉलम्स को. टू कॉलम्स बेसिकली मिलकर टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाते हैं. तो कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. सो इट मे बी कैंडिडेट की और प्राइमरी की. अब वो कॉलम्स कैंडिडेट कीज भी हो सकते हैं या प्राइमरी कीज भी हो सकते हैं. ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कीज वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है, कितने टाइप की कीज होती है. अभी देखो, लिब्रे ऑफिस बेस्ड सॉफ्टवेयर की कहानी यदि मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा पॉपुलर सा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली MS एक्सेस की तरह काम करता है, या फिर आपने ओपन ऑफिस का नाम भी सुना होगा. ओपन ऑफिस बेस की तरह काम करता है. ठीक है. वही जो और एडवांस सॉफ्टवेयर्स की यदि मैं बात करूं तो MySQL, Oracle, Sybase, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सभी DBMS वाले सॉफ्टवेयर्स हैं. मतलब DBMS या RDBMS सॉफ्टवेयर्स की जब मैं बात करती हूँ तो इन सॉफ्टवेयर्स के नाम टॉप कैटेगरी में लिखे जाते हैं, टॉप कैटेगरी में आते हैं. ओके, तो हम इन्हीं में से एक पॉपुलर सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. उसमें टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, जो ये 4 मेन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको एक्सेस कर सकते हो. तो पहले समझ लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस बेस होता क्या है. इट इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर फ्री ऑनलाइन. मतलब कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है. तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ठीक है. इसमें पाइथन भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर होता है, लिनक्स ब्राउजर होता है. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. तो यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो SQL को सपोर्ट करता है. इंक्लूड अ कोर डेटाबेस प्लेटफॉर्म, क्वेरी टूल्स, रिपोर्ट बिल्डिंग मॉड्यूल एंड फॉर्म्स एडिटर. ओके, तो यहाँ पे 4 मेन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो बेसिकली हम लिब्रे ऑफिस में हैंडल करने वाले हैं वो टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन विद दिस लिब्रे ऑफिस बेस के साथ. अब देखो, फिर से एक बात कह रही हूँ,
चाहे आप ओपन ऑफिस पे काम करो, चाहे आप एमएस एक्सेस पे काम करो, सभी में इसी तरीके से काम होता है जैसा मैं आज समझाने वाली हूँ। यदि आपको एमएस एक्सेस आता है, यदि आपको ओपन ऑफिस बेस पे काम करना आता है, तो आप लिब्रे ऑफिस बेस पे भी आसानी से काम कर सकते हो। मतलब तीनों में से किसी भी एक ऑफिस टूल पे यदि आपको काम करना आता है तो आप तीनों का यूज आसानी से कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जिसमें ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस तो बिल्कुल सेम सॉफ्टवेयर्स है। ओके, नाउ लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन कर लेंगे। एक बैकस्टेज व्यू खुल जाएगा लिब्रे ऑफिस टूल का, जहां से आपको ब्लैंक डेटाबेस को एक्सेस करना होगा। जो भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो उसका नाम देना होगा। टेक्स्ट बॉक्स में नाम देने के बाद में जहां जिस लोकेशन पर अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हो, ब्राउज करके उस लोकेशन पे वहां पर आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस आर द बेसिक स्टेप्स टू क्रिएट अ डेटाबेस। वंस द डेटाबेस इज क्रिएटेड ना, तो डेटाबेस के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, तो टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है वो जान लेते हैं। अभी पहले टेबल्स होती क्या है, देखो टेबल्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस। ये हमने सेशन में पढ़ा था, प्रीवियस सेशन जो आया था आप सभी के लिए, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था डीबीएमएस के। उसमें मैंने बताया था कि डीबीएमएस में ना डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है। वो ऑर्गेनाइज्ड वे क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे होता है टेबल्स, है ना। मतलब टेबुलर ऑर्डर में जब आप डेटा को अरेंज करते हो तो ये बेसिकली आपका एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर होता है, जहां पे आप डेटा की रिडंडेंसी को मेंटेन कर सकते हो, डेटा डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करते हो, यूनिकनेस बना सकते हो डेटा में। ओके, तो बेसिकली डेटाबेस का यूज इसीलिए किया जाता है। सपोज हम यदि स्टूडेंट टेबल की बात करें तो स्टूडेंट टेबल में डेटा आप इसी तरीके से एंटर करोगे, या सीरियल नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, है ना, रोल नंबर आ जाएगा, फीस आ जाएगा। इस तरीके से आप स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर मेंटेन कर पाओगे, वो भी यूनिकनेस के साथ में मेंटेन कर पाओगे। बाकायदा प्राइमरी की बनाओगे। ये सब चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस की है ना। तो ऐसी टेबल आप लिब्रे ऑफिस में क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, दैट्स वाई वी कैन से इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। इट इज यूज टू स्टोर डेटा इन टू दी टेबल्स। मतलब डेटाबेस में जो टेबल्स आप क्रिएट करते हो बेसिकली वो डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। अब जो बल्क में डेटा प्रोड्यूस होता है वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, जाकर टेबल्स में, और वो टेबल्स कहाँ होती है, डेटाबेसेस में होती है। अंडरस्टैंड। सो अच्छे से ध्यान रखना ये चीज कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब लिब्रे ऑफिस बेस में आप टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हो, तो लिब्रे ऑफिस बेस में यदि टेबल को क्रिएट करना होता है तो 2 तरीके होते हैं। वन इज यूजिंग डिजाइन व्यू एंड अदर इज यूजिंग डेटा शीट व्यू। मतलब डिजाइन व्यू में आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हो और डेटा शीट व्यू में आप टेबल में डेटा वैल्यूज को एंटर करते हो। ध्यान रखना, डिजाइन व्यू की मदद से हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और डिजाइन व्यू की मदद से हम टेबल में डेटा को एंटर करते हैं, डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर। अब यदि आपको टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है डिजाइन व्यू में, यदि आपको टेबल क्रिएट करना है, वहीं आप टेबल को विजार्ड में भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। एक और तरीका होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि हम टेबल को ना विजार्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल क्रिएट करना है तो डिजाइन व्यू में भी, विजार्ड में भी बना सकते हैं, बट डेटा शीट व्यू में हम सिर्फ और सिर्फ डेटा ही एंटर करते हैं, याद रखना है। सो टू क्रिएट द टेबल, क्लिक ऑन द टेबल डिजाइन ऑप्शन ऑन द टेबल्स ग्रुप। ठीक है, आपको टेबल्स ग्रुप में से बेसिकली टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सो जैसे ही टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डिजाइन व्यू आपको सिलेक्ट करना होगा। डिजाइन व्यू सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने 2 पेन विंडो ओपन हो जाएगी। वहां से आपको टेबल के कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और उन कॉलम्स में किस तरीके का डेटा होगा उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी होगी, है ना। जैसे ही प्रॉपर्टी सेट कर दोगे तो उसके बाद में आपको कॉलम किस तरीके का होगा, नंबर टाइप का होगा, कैसी वैल्यूज लेगा, उसका डेटा टाइप वगैरह सेट करोगे। अंडरस्टैंड। डेटा टाइप सेट करने के बाद में ना आपको क्या करना होगा, टेबल को सेव करना होगा, है ना। और इस तरीके से आप यदि एक टेबल में 10 से 12 कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो या 5-6 कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो तो टैब की मदद से आप मल्टीपल कॉलम्स पे स्विच भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन वाला एक कॉलम आएगा जहां टेबल का डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हो कि टेबल में जो कॉलम आप बना रहे हो उस कॉलम में कैसी इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है तो पहले मैंने यहाँ पर टेबल का कॉलम का नाम बताया सीरियल नंबर। अब इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बता रही हूँ कि ये स्टूडेंट के नंबर को कंटेन करेगा जो सिक्वेंशियली आप एंटर करने वाले हो। तो इट कंटेन्स नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसा आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। किस तरीके की वैल्यू होगी इसमें, तो इसमें नंबर टाइप की वैल्यू होगी, ये डेटा टाइप आपने बता दिया। एक बार यदि आपने टेबल को डिजाइन कर लिया तो आप फिर टेबल को सेव करोगे। सेव करने के बाद में आपको सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां टेबल का नाम देना होगा और ओके पे क्लिक करोगे तो टेबल आपकी सेव हो जाएगी। तो ये तो स्टेप्स है कि मैम टेबल कैसे क्रिएट करना है।
डिज़ाइन व्यू की मदद से। वहीं आप टेबल को विजार्ड में भी क्रिएट कर सकते हो। और यही सारी स्टेप्स जो आपने यहाँ मैन्युअली की है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर नेक्स्ट 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 पे क्लिक करने के साथ में विजार्ड में भी टेबल को आप क्रिएट कर पाओगे, है ना। अब इसमें डेटा कैसे एंटर करना है वो समझेंगे, पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आ जाना है लिब्रे ऑफिस बेस पर। सो हम यहाँ से लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिब्रे ऑफिस बेस सिलेक्ट कर लिया। सो एज यू सी लिब्रे ऑफिस बेस में सबसे पहले आपसे पूछा है डेटाबेस विजार्ड, आप देख रहे हो। अब इस डेटाबेस विजार्ड में आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो पहला स्टेप होगा सिलेक्ट डेटाबेस। अब डेटाबेस आपके सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे क्लिक कर सकते हो। नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो ये कुछ स्टेप्स है डेटाबेस को क्रिएट करने के, है ना। सपोज आपने यहाँ से डेटाबेस सिलेक्ट करना है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ओके। और यहाँ से आपका देखो ऑलरेडी ये एम्बेडेड डेटाबेस सिलेक्टेड है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो सेव एंड प्रोसीड पे आ जाना है। सेव एंड प्रोसीड के बाद में आपको क्लिक करना है फिनिश पर। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तो न्यू डेटाबेस कहाँ किस जगह क्रिएट करना है वो आ जाएगा। न्यू डेटाबेस, सपोज कि हम नाम दे देते हैं नए डेटाबेस का स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या नाम देते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, ओके। नाउ क्लिक ऑन सेव। तो अब क्या होगा, इससे एक स्कूल मैनेजमेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, स्कूल मैनेजमेंट .odb के नाम से। इतना समझ में आ गया अच्छे से। ये डेटाबेस को क्रिएट करने की स्टेप्स थी। स्टेप्स आएगी तो लिख सकते हो। अब यहाँ देखो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। दिस ऑल आर द 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अभी हमें यहाँ पे टेबल पे काम करना है ना। उसके भी पहले समझ लो वही सारे मेन्यूज है जो कैल्क राइटर में देखे हैं, और इसी तरीके से कुछ स्टैंडर्ड आइकन्स भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ओके। तो टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, डिजाइन व्यू का यूज करके, विजार्ड का यूज करके। और क्रिएट व्यू में आप टेबल में डेटा शीट व्यू में टेबल में एंट्री कर सकते हो, डेटा की एंट्री कर सकते हो। फिलहाल डिजाइन व्यू पर डबल क्लिक करती हूँ मैं, तो इस तरीके से डिजाइन व्यू आपके सामने ओपन हो चुका है। दिस इज 2 पेन विंडो, जहां आपको फील्ड के नाम एंटर करने होंगे, जो कॉलम आपको क्रिएट करना है। तो पहले हम स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, तो स्टूडेंट टेबल में सबसे पहले हम एंटर करते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में कैसा होगा, वॉरकेर होगा, कैर होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पे आप फील्ड का टाइप मतलब डेटा टाइप एंटर करने वाले हो। इस डेटा टाइप के बारे में भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर आप इमेज टाइप का डेटा टाइप सेट कर सकते हो, बाइनरी वैल्यू सेट कर सकते हो, मेमो सेट कर सकते हो, टेक्स्ट, नंबर, डेसिमल, इंटीजर, जैसी वैल्यूज कॉलम की होगी वो वैल्यू आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज नंबर टाइप का होगा सीरियल नंबर। डिस्क्रिप्शन यदि देना है तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। दिस कॉलम कंटेन, कुछ इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो। दिस कॉलम कंटेन सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है, ओके। बाकी ये आपके टेबल में दिखता नहीं है ना, ये हम टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगला कॉलम आपको क्या ऐड करना है, टैब की मदद से या एंटर की मदद से, या फिर आप माउस क्लिक से भी नेक्स्ट वाले फील्ड में आ सकते हो। यहाँ सपोज हमको नेम एंटर करना है स्टूडेंट का, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का नेम एंटर कर दो। नेम टेक्स्ट में होगा तो टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो ऐसे आप इसका डिटेल भी एंटर कर सकते हो। वहीं आपको और जो कॉलम एंटर करना है वो भी एंटर कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट किस स्ट्रीम का है, मतलब उसका कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ये भी टेक्स्ट वॉरकेर हो सकता है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स क्रिएट कर लिए डिजाइन व्यू की मदद से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। देखो ये आइकन सेव का है, या तो कंट्रोल-S करो या फाइल में जाकर सेव करो, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके सामने, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने आ गया जो टेबल 1 नाम से टेबल को सेव करेगा। आप चाहो तो यहाँ नेम बदल सकते हो। सपोज मैंने स्टूडेंट सेट कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने कोई प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है, क्या आप प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हो। यदि इनमें से किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बन जाएगी। तो सपोज हम यहाँ पे सीरियल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, है ना। शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड नाउ, हमने नो पे क्लिक करा। अब आप यहाँ पे प्राइमरी की यदि डिफाइन करना चाहते हो तो सपोज मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना लेती हूँ, जिससे मैं नाम दे देती हूँ रोल नंबर, है ना। क्या नाम दे देती हूँ मैं, यहाँ पर एक और कॉलम क्रिएट कर लेती हूँ जिसको मैं बना लेती हूँ रोल नंबर RN, ठीक है। रोल नंबर वॉरकर टाइप का होगा, राइट। और इसे मुझे अब प्राइमरी की बनानी है, तो मैंने इस पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है, ध्यान से देखो, जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है उस पर राइट क्लिक करना है और इसको सेट कर देना है प्राइमरी की। तो अब यहाँ पे ये कॉलम आपका प्राइमरी की बन चुका है। फाइल पे आके इसको सेव कर दो। अब ये आपका टेबल क्रिएट हो चुका है रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और सीरियल नंबर के साथ, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू से आपने इस तरीके से टेबल क्रिएट किया, डन। अब समझते हैं कि डिजाइन व्यू के बाद यदि आपको क्या करना है, विजार्ड के थ्रू कोई टेबल क्रिएट करना है, तो उसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ये क्लोज हो चुका है और देखो यहाँ टेबल्स में आपको अब ये टेबल शो हो रही होगी, है ना, दिख रहा है आपको ये टेबल क्रिएट हो चुकी है।
चलिए विजार्ड का यूज भी देख लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। तो अब आपके सामने इस तरीके से एक विजार्ड ओपन हो चुकी है, टेबल विजार्ड। बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ आपको कुछ एंटर नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है। जो जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पूछी जाएगी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको फील्ड सिलेक्ट करनी है कि आपको कैसी टेबल बनानी है, बिजनेस टेबल बनानी है या पर्सनल टेबल बनानी है। तो सपोज हमें यहाँ पर पर्सनल टेबल बनानी है। पर्सनल टेबल में आपको कौन सी टेबल बनानी है, स्टूडेंट टेबल हम बना चुके हैं। सपोज हमें यहाँ पर लाइब्रेरी टेबल बनानी है, स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो लाइब्रेरी की सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली आ चुकी है, नोट्स, पेजेस, टाइटल, बुक आईडी, रेटिंग, ऑथर आईडी, कवर टाइप, पब्लिशर, आईएसबीएन नंबर, परचेज्ड, कॉपरेट, बहुत सारे कॉलम्स है, परचेज प्राइस, एडिशन नंबर, एवरीथिंग। अब यदि आपको ये सारे कॉलम्स नहीं लेना है, ये अवेलेबल फील्ड्स नहीं लेना है, तो आप यहाँ से इन एरोज की मदद से, ये जो आपको ग्रेटर लेस के साइंस दिख रहे हैं, इनकी मदद से जो कॉलम लेना चाहते हैं उसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज सारे कॉलम्स लेना है तो इस पर क्लिक करोगे तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे। सिलेक्टेड कॉलम्स लेना है तो वन बाय वन आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज टाइटल कॉलम लेना है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो टाइटल आ गया। बुक आईडी लेना है तो बुक आईडी आ जाएगा। ऑथर आईडी लेना है तो ऑथर आईडी आ जाएगा। ठीक है, पब्लिशर का नाम लेना है तो पब्लिशर का नाम आ जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। वही आपको यदि इसका प्राइस लेना है, किस प्राइस पे खरीदा है तो प्राइस आ जाएगा। डेट ऑफ प्राइस लेना है, डेट ऑफ परचेस लेना है तो परचेस डेट भी आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ना आप क्या कर सकते हो, हर एक कॉलम को यहाँ से एंटर करवा सकते हो। चाहो तो ऑल कॉलम्स को भी एंटर करवा सकते हो। ये जो बटन है ना ये हेल्प करते हैं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो भाई हमने अभी यहाँ टेबल का नाम सोच लिया, लाइब्रेरी टेबल है, टेबल के कॉलम्स भी डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ देखो नेक्स्ट पे क्लिक करते से दूसरी स्टेप पे हम आ चुके हैं कि आपने जो फील्ड सिलेक्ट की हुई है उन फील्ड का डेटा टाइप आप यहाँ से बदल सकते हो। जैसे बुक आईडी है, बुक आईडी का मुझे नंबर लेना है तो नंबर सेट है। टाइटल कैरेक्टर में लेना है, पब्लिशर कैरेक्टर में लेता है। ऑथर आईडी इंटीजर में लेना है तो इंटीजर में आ जाएगा। सपोज ऑथर आईडी मैंने टेक्स्ट में ले लिया तो टेक्स्ट में आ सकता है, यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लोगे तो वो टेक्स्ट में आ जाएगा। परचेज प्राइस, प्राइस डेसिमल में ले सकते हो, इंटीजर में ले सकते हो वो। तो यहाँ से आप डेटा टाइप भी बदल सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब किस कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है तो उस कॉलम का नाम लिखना होगा। ऑटोमेटिकली यदि प्राइमरी की ऐड करना है तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। यदि आपको किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को ऐड करना है तो हमने एग्जिस्टिंग कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से बुक आईडी को प्राइमरी की बना दिया। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। आप इसमें डेटा तुरंत इमीडिएटली इंसर्ट करना चाहते हो क्या, तो इंसर्ट डेटा इमीडिएटली पे क्लिक करो। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो ये कुछ विजार्ड की स्टेप्स थी जिसके थ्रू हमने टेबल क्रिएट किया। और अब देखो आपकी जो टेबल है वो डेटा शीट व्यू में ओपन हो चुकी है। ये जो ग्रिड वाला व्यू होता है ये डेटा शीट व्यू होता है, इसमें आप डेटा एंटर कर सकते हो वन बाय वन। बस आपको यहाँ पर अब कीबोर्ड से डेटा टाइप करना होगा। टाइटल, बुक का टाइटल, सपोज कि आपकी बुक आईटी की बुक है, ठीक है, आईटी की बुक है। बुक आईडी हमने यहाँ पे ले लिया 402। अंडरस्टैंड। ऑथर आईडी एंटर करना है तो ऑथर आईडी नंबर टाइप का लिया था, तो जो आपको ऑथर आईडी एंटर करना है आप वो एंटर कर सकते हो, है ना। कैरेक्टर टाइप वैल्यू भी ये ले सकता है क्योंकि हमने इसको चेंज किया था, तो A101 ऑथर आईडी ले लिया। पब्लिशर सपोज एनसीईआरटी की बुक है। ओके, परचेज प्राइस आपको जो लिखना है 500 की सपोज बुक है। इसी तरीके से नेक्स्ट बुक आपको एंटर करना है। सपोज आपने अपनी मैथ की बुक एंटर किया, मैथ की बुक का कोड आपने एंटर कर दिया सपोज यहाँ पे 509। ओके, ऑथर आईडी क्या है मैथ्स की बुक के, सपोज ऑथर आईडी M102 है। क्लियर। अब बुक आपकी जो मैथ्स की है वो है RD शर्मा, है ना। तो आपने यहाँ पब्लिशर या बुक का नाम लिख दिया, है ना, पब्लिशर ऑथर का नाम लिख दिया। परचेज प्राइस सपोज 700 की बुक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ एंट्री कर पा रहे हैं और सेव करोगे तो ये जो टेबल है, ये जो रिकॉर्ड है वो टेबल में सेव हो जाएगा। ओके, सेव हो गया अब आपका करंट रिकॉर्ड लाइब्रेरी वाली टेबल में जो हमने विजार्ड से क्रिएट किया। इसको क्लोज कर दो तो अब देखो यहाँ दो टेबल आ गई। वन इज लाइब्रेरी टेबल, डबल क्लिक करूंगी जिसमें दो रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिए, एंड वन इज स्टूडेंट टेबल। इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये डेटा शीट व्यू में ओपन होगी जहां हमने कुछ भी वैल्यू अभी एंटर नहीं की है। तो यहाँ भी आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। सीरियल नंबर 1, सपोज स्टूडेंट का नाम मैंने राम एंटर किया, ठीक है। वही सब्जेक्ट हम एंटर कर रहे हैं, सपोज साइंस का स्टूडेंट है। क्लियर। रोल नंबर आप एंटर कर सकते हो 101, है ना। ऐसे आप दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हो। तो एंटर और टैब की मदद से या माउस क्लिक से आप कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। दूसरा स्टूडेंट मैंने श्याम एंटर किया, सब्जेक्ट सपोज इसका मैथ है और इसका जो रोल नंबर है वो 209 है। तो ऐसे हमने कुछ वैल्यूज यहाँ इंसर्ट कर ली। सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड्स टेबल में सेव हो जाएंगे। तो इतना अच्छे से समझ में आया।
राइट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है और डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है ना, उसकी स्टेप्स भी आपको समझ में आ गई। नाउ एंटरिंग डेटा इनटू डेटा शीट व्यू, यदि आपको डेटा शीट व्यू में डेटा एंटर करना है तो अभी हमने देख लिया कि वंस यू डिजाइन द टेबल इनटू डिजाइन व्यू देन यू कैन एंटर द डेटा इन द डेटा शीट व्यू। ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप स्प्रेडशीट में, एक्सेल में या कैल्क वगैरह में डेटा एंटर करते हो वैसे ही एंटर कर सकते हो। तो एक बार यदि आपने टेबल क्रिएट कर ली तो आप टेबल में डेटा जाके डेटा शीट व्यू में एंटर कर सकते हो। डेटा शीट व्यू इज ओनली यूज्ड फॉर एंटर द डेटा, एडिट द डेटा और अपडेट द डेटा। मतलब जब टेबल के डेटा की बात की जाती है तो डेटा शीट व्यू का यूज किया जाता है। जब टेबल को क्रिएट करने की बात की जाती है तो यहाँ पे हम टेबल के डिजाइन व्यू या फिर टेबल की विजार्ड के बारे में बात करते हैं। दोनों से आप टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, याद रखना, यहाँ से हम टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। होपफुली प्रैक्टिकल के साथ आपको चीजें समझ में आ रही है। अब जब आप टेबल का कॉलम डिजाइन करते हो या डिफाइन करते हो तो उस टाइम पे ना आपको कुछ डेटा टाइप डिफाइन करने होते हैं। तो वन बाय वन डेटा टाइप को पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप जो कि टेक्सचुअल डेटा को लेता है, ये अप्रॉक्स आपके 255 कैरेक्टर्स लेता है। नंबर जिसमें आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, जैसे रोल नंबर हो गया, बुक आईडी हो गया, ऑथर आईडी हो गया, जिसकी वैल्यू सिर्फ नंबर टाइप की होती है। कोई प्राइस हो गया, फीस हो गई, है ना, 15 बाइट्स तक की वैल्यू लेता है। मेमो की बात करें तो ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैल्यूज को स्टोर करता है जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों आते हैं। इसको आप वॉरकेर के नाम से भी सपोज समझ सकते हो। वॉरकेर जो डेटा टाइप होता है वो भी इसी टाइप का ही होता है। 65,535 कैरेक्टर्स को एक्सेस करता है, स्टोर करता है। डेट एंड टाइम की बात करूँ तो जब आप ज्वाइनिंग डेट या फिर आप डेट ऑफ बर्थ कुछ भी एंटर करते हो तो वो MNDDYY के फॉर्मेट में होता है, ये DDMMYY के फॉर्मेट में होता है। तो ये डेट का फॉर्मेट होता है। इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हम डेट एंड टाइम वैल्यू रहते हैं। डेट एंड टाइम डेटा टाइप बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, 8 बाइट्स लेता है। वहीं और डेटा टाइप्स की बात करूं तो करेंसी डेटा टाइप होता है। जब आप कोई रुपीज या किसी वैल्यू को, करेंसी को स्टोर करवाना चाहते हो तो इस डेटा टाइप का यूज करते हो। ये भी 15 डिजिट्स तक स्टोर करता है। डेसिमल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है। यदि आपको कोई वैल्यू ट्रू फॉल्स में या येस और नो में सेव करवानी है तो वो भी पॉसिबल है, उसके लिए ये डेटा टाइप यूज किया जाता है। जब किसी कॉलम की वैल्यू ट्रू फॉल्स या येस नो होती है, जैसे कि कोई स्टूडेंट पास है या फेल है, तो या तो आप P एंटर करोगे या आप फेल एंटर करोगे, या तो आप यस एंटर करोगे या आप नो एंटर करोगे। तो वहां हम इस टाइप का डेटा टाइप ले सकते हैं। इसका जो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 बिट होती है। OLE की बात करूं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, मतलब कि यदि आपको किसी कॉलम में इमेज को, लिंक को स्टोर करवाना है या किसी और डॉक्यूमेंट की लिंक को स्टोर करवाना है, जैसे वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कैल्क की कोई स्प्रेडशीट हो गई, तो आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को भी लिंक कर सकते हो। ये भी 1 बिट ही लेता है। ओके, सो दिस ऑल आर दी डेटा टाइप्स जो कि आपको पता होने चाहिए। व्हेनेवर वी डिजाइन अ टेबल तो हमें इन डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ एक बार यदि आपने टेबल क्रिएट कर दी तो अब आप उस पर सॉर्टिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप डेटा वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे लिखे स्टूडेंट के मार्क्स। अब मार्क्स मैंने जो स्टूडेंट के एंटर किए वो कैसे भी एंटर कर दिए, 90 एंटर कर दिया, 75 एंटर कर दिया, है ना, फिर मैंने यहाँ 95 एंटर कर दिया, 80 एंटर कर दिया। अब मुझे इसको सॉर्ट करवाना है ना, मुझे ये देखना है कि जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो 75 फिर 80 फिर 90 फिर 95 इस तरीके से जो है मार्क्स जो है सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये असेंडिंग और सॉर्ट होती है। वहीं आप इसको डिसेंडिंग सॉर्ट भी करवा सकते हो। सो स्मॉलर टू ग्रेटर और ग्रेटर टू स्मॉलर, इस ऑर्डर में आप सॉर्टिंग करवा सकते हो। सो इसके लिए हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। नाउ सॉर्टिंग द डेटा इन डेटा शीट व्यू। अब सॉर्टिंग कहाँ पर होगी, जहां डेटा होगा। डेटा कहाँ होता है, डेटा शीट व्यू में। तो आप डेटा शीट व्यू में ही जाके डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हो। आपको कहाँ जाना है, टेबल ओपन कर लेना है जहां पे डेटा को सॉर्ट करना है, और फिर आपको जाना है डेटा मेन्यू में जहां आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट। आप एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेटा मेन्यू में 3 ऑप्शंस मिलेंगे सॉर्टिंग के लिए। 1 इज सॉर्ट, 1 इज असेंडिंग सॉर्ट एंड 1 इज डिसेंडिंग सॉर्ट। अंडरस्टैंड? तो 3 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सॉर्ट और उसके साथ सॉर्ट। तो एक से ज्यादा कॉलम को भी आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्लियर हुआ? तो सॉर्टिंग भी समझ में आ गया, कैसे सॉर्ट करना है, उसके लिए क्या ऑप्शन अप्लाई करना है, ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलो पहले जरा सॉर्टिंग देख लेते हैं, फिर समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। तो आ जाते हैं वापस हमारी टेबल पर। ये हमारी टेबल है और यहाँ आप देखो मैंने 101 और 209 कुछ वैल्यू एंटर की हुई है। सपोज मैं यहाँ पर 3rd वैल्यू एंटर करती हूँ। ओके, और 3rd वैल्यू में मैंने एंटर किया है मोहन नाम का स्टूडेंट, और इसका जो सब्जेक्ट है वो है सपोज कंप्यूटर। क्लियर? सो यहाँ हम एंटर कर लेते हैं 150। सपोज एंटर प्रेस करती हूँ तो अब आप देखो हमने यहाँ रोल नंबर 150 एंटर कर लिया। वहीं यदि मैं 4th नंबर का रिकॉर्ड एंटर करती हूँ और 4th नंबर के रिकॉर्ड में सपोज मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर
किशन। ओके, तो अब इसके आगे हम इनका सब्जेक्ट लिख देते हैं, सपोज कॉमर्स। ओके, यहाँ हम इसके रोल नंबर की वैल्यू सपोज 400 एंटर कर लेते हैं। टेबल को यहाँ से आके सेव कर लेते हैं। अब आपकी टेबल सेव हो चुकी है। जिस कॉलम को आपको सॉर्ट करना है वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, डेटा पर आ गए, सॉर्ट, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सपोज असेंडिंग सॉर्ट करवानी है तो आप देखो वैल्यूज 101, 150, 209, 400 सॉर्ट हो गया। सारे रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो चुके हैं। नाउ आप चाहो तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करवा सकते हो। सिलेक्ट कर लो, डेटा पे आ जाओ, सॉर्ट डिसेंडिंग करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। देखो 400, 209 दिख रहा है आपको, 150, 101। तो इस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। सीरियल नंबर भी सॉर्ट हो रहे हैं 4231। ओके, और उसी तरीके से आपके रोल नंबर्स भी सॉर्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो सॉर्ट के कुछ ऑप्शंस यहाँ भी दिए हुए हैं। ये क्विक एक्सेस करने के लिए आप यहाँ से भी सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग का यूज कर सकते हो। 2 कॉलम को एक साथ सॉर्ट करवाना है तो वो भी आप यहाँ से पॉसिबल है, कर सकते हो आराम से ना, 2 कॉलम भी सॉर्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो इतना अच्छे से समझ में आया। नाउ अब आ जाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि जब आप 2 टेबल यदि क्रिएट करते हो, मतलब यदि आपने किसी एक डेटाबेस में 2 टेबल क्रिएट किए, जैसे हमने अभी यहाँ पर स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया और हमने एक लाइब्रेरी टेबल क्रिएट किया, ठीक है। अब यदि आप इन दोनों टेबल को क्या करना चाहते हो, इन दोनों टेबल को लिंक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर इन दोनों टेबल को किसी रेफरेंस से क्या करना होगा, लिंक करना होगा। और वो रेफरेंस क्या होता है, वो रेफरेंस एक कॉलम होता है जो एक टेबल का प्राइमरी की होता है और दूसरी टेबल में वही सेम कॉलम फॉरेन की होता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को लिंक करने के लिए होता है, जिसमें आप किसी कॉलम को प्राइमरी की और दूसरे कॉलम को उसका फॉरेन की बनाते हो। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंप्लीमेंट व्हेन यूजर वांट्स टू फेच डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। जब यूजर को 2 टेबल से मिलाकर डेटा को फेच करना है तब हम यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करते हैं, तब हम 2 टेबल को रेफरेंस करते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल द टेबल्स हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फील्ड। इसलिए यहाँ पे जरूरी कि दोनों टेबल को लिंक करने के लिए एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है, तो यहाँ भी हमने स्टूडेंट का रोल नंबर ले रखा है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी वाली टेबल में रोल नंबर क्या बन जाएगा, फॉरेन की, और स्टूडेंट वाली टेबल में रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। तो किसी एक टेबल का प्राइमरी की सेम कॉलम किसी दूसरी टेबल में यदि यूज करते हो तो वो उसका फॉरेन की कहलाता है, ठीक है, जिससे आप 2 टेबल को रिलेट कर सकते हो, रिलेशनशिप 2 टेबल में एग्जिस्ट करवा सकते हो। तो इट स्टेट्स दैट अ फॉरेन की मस्ट हैव अ मैचिंग प्राइमरी की, ऑल इट्स रेफरेंसेस मस्ट बी वैलिड एंड यूजर्स कैन नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और मॉडिफाइड डेटा। ओके, तो कहीं ना कहीं जब एक टेबल में प्राइमरी की वाले कॉलम में चेंजेस होते हैं तो वो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये इसलिए जरूरी है ताकि दोनों टेबल में चेंजेस ना हो सके, है ना। एक्सीडेंटली किसी एक टेबल से डेटा डिलीट होता है तो ऐसा ना हो, ओके, दूसरी टेबल में भी डेटा मॉडिफाई हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज किया जाता है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की मदद से आप 2 टेबल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप के थ्रू ही आप दोनों टेबल से मिलाकर डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो लिब्रे ऑफिस बेस में आप रिलेशनशिप भी क्रिएट करवा सकते हो। यू कैन स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनशिप आर द लिंक्स दैट एसोसिएट फील्ड इन वन टेबल विद द अनदर टेबल। टू फेच कॉमन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स वी नीड टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन दैट टेबल्स। यदि आपको मल्टीपल टेबल से डेटा को फैच करना है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना होगी। रिलेशनशिप अमंग मल्टीपल टेबल कैन बी डिफाइन यूजिंग मैचिंग फील्ड विद द सेम नेम इन द बोथ द टेबल्स। रिलेशनशिप सिर्फ मैचिंग फील्ड के थ्रू, दोनों टेबल में जो मैचिंग कॉलम होगा उसके थ्रू ही पॉसिबल होती है। दिस मैचिंग फील्ड आर द प्राइमरी की ऑफ द वन टेबल एंड फॉरेन की इन द अदर टेबल। ओके, अब कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है, तो 3 टाइप की रिलेशनशिप होती है जो कि 2 टेबल के बीच में आप एग्जिस्ट करवा सकते हो। इन RDBMS देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ टेबल्स। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। होती क्या है, 1 by 1 समझो। जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है ना, तो हमने कोई पर्सन टेबल बनाई और उसमें बहुत सारे लोगों का डेटा एंटर है, ठीक है, क्या है, एक पर्सन नाम की टेबल आपने यहाँ बनाई है जिसमें बहुत सारे लोगों का डेटा एंटर है। अब हर एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड होगा, यहाँ पे आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी, आधार कार्ड की टेबल होगी। तो यहाँ पे एक पर्सन का एक ही आधार नंबर होगा, एक ही आधार कार्ड होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक पर्सन के एक से ज़्यादा आधार कार्ड होंगे, आधार नंबर होंगे, ऐसा नहीं होता है। एक पर्सन का एक वोटर ID होगा, एक ही उसका लाइसेंस होगा। वैसे ही
सिंपल वैसे ही हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशनशिप कहलाती है 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाती है। ओके, वहीं यदि मैं बात करूं 1 to many रिलेशनशिप की, तो 1 to many रिलेशनशिप में आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ता है। वो इंग्लिश भी पढ़ता है, वो मैथ भी पढ़ता है, वो साइंस भी पढ़ता है ना। तो स्टूडेंट एक, लेकिन वो मैनी सब्जेक्ट्स को पढ़ पा रहा है, तो ये 1 to many रिलेशनशिप होती है। इसको आप वाइस वर्सा भी समझ सकते हो कि मेनी टू वन रिलेशनशिप की मेनी सब्जेक्ट्स एंड यहाँ पर सपोज एक स्टूडेंट मेनी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, तो 1 to many, मेनी टू वन अच्छे से क्लियर हुआ। अब यदि मैं बात करूं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और वो सभी 40 स्टूडेंट्स बहुत सारी टीचर्स से पढ़ते हैं। मैथ्स पढ़ते हैं वो मैथ के टीचर से, इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश के टीचर से, हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी के टीचर से, कंप्यूटर पढ़ते हैं कंप्यूटर टीचर से। ऐसा तो है नहीं कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स हैं और मेनी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मेनी स्टूडेंट मेनी कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, मेनी सब्जेक्ट्स में इनरोल हो सकते हैं, तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है। तो अच्छे से समझ में आ गया, किसी भी दो टेबल में हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे फिर वो 1 to 1 हो, 1 to many हो, मेनी टू मेनी हो। अब ये रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है, तो आ जाओ वापस टेबल पे। यहाँ पे हमारे पास में दो टेबल है, वन इज स्टूडेंट टेबल एंड अदर इज लाइब्रेरी टेबल। ठीक है, तो यदि मैं लाइब्रेरी टेबल पे आऊँ तो यहाँ पर वो कॉलम है ही नहीं, कोई सा भी कॉमन कॉलम नहीं है, यहाँ पर भी रोल नंबर नहीं है कॉमन कॉलम, और ना ही हमारे पास में स्टूडेंट टेबल में कोई कॉमन कॉलम है। तो पहले तो हमें कॉमन कॉलम क्रिएट करना होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो सपोज हम स्टूडेंट टेबल में ही एक कॉलम क्रिएट कर देते हैं जिसको हम बुक आईडी कहते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी टेबल का बुक आईडी, ध्यान से समझना है, ये लाइब्रेरी टेबल है, इसका ये जो बुक आईडी वाला कॉलम है, ये बुक आईडी वाला कॉलम जो कि यहाँ पे प्राइमरी की बना हुआ है, ये कॉलम क्या है, प्राइमरी की है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस कॉलम को स्टूडेंट टेबल में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें एक नया कॉलम अब क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ से बाहर आना है और इस पे राइट क्लिक करके आपको इसको एडिट पे क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके क्या करना है, एडिट। जैसे ही एडिट पे आ जाओगे तो वही डिजाइन व्यू वापस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप क्रिएट कर सकते हो बुक आईडी नाम का कॉलम। ठीक है, बुक आईडी जैसा वहाँ लिखा था वैसा ही आपको लिखना होगा। सपोज इस तरीके से बुक आईडी लिखा था, हमने क्रिएट कर लिया। बुक आईडी की वैल्यू आप जैसी वहाँ ली थी वैसा ही लेना है। सपोज कि नंबर में ली थी बुक आईडी की वैल्यू, तो नंबर में हमने यहाँ पर ले ली। अब ये नया कॉलम हमने यहाँ डिफाइन कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको क्लोज करती हूँ तो आप देखो स्टूडेंट टेबल में बुक आईडी वाला कॉलम आ चुका है। अब यहाँ आप बुक आईडी की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि बुक आईडी वाला कॉलम वहाँ भी है, बुक आईडी वाला कॉलम यहाँ भी है। तो सपोज मैंने बुक आईडी वहाँ से देखकर हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी बुक आईडी थी यहाँ पर 402 एंड 509। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, 402 एंड 509। कुछ इस तरीके से हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज कि मोहन जो कंप्यूटर स्टूडेंट है वो भी 402 बुक को पढ़ता है, राम जो साइंस का स्टूडेंट है वो भी 509 बुक को पढ़ता है। तो ऐसे हमने कुछ बुक की एंट्रीज कर ली। कॉमर्स वाले भी 402 बुक को पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर ली और इसी के साथ में इस टेबल को कर लेते हैं यहाँ से सेव। ओके, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी क्या, कि हम जब इस वैल्यू को यहाँ पे बुक आईडी को एंटर कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ बुक आईडी एंटर किया हुआ है, लाइब्रेरी में भी आप देख रहे हो बुक आईडी है, तो लाइब्रेरी वाली टेबल में बुक आईडी क्या है, प्राइमरी की है। और इस स्टूडेंट वाली टेबल में बुक आईडी क्या है, अभी हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि ये कौन सी की है, ये फॉरेन की है ना। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाएंगे। तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाने के लिए आपको कहाँ जाना है, टूल्स पे जाना है और रिलेशनशिप्स पे आना है। जैसे ही टूल्स में आके रिलेशनशिप्स पे आओगे तो आपके सामने 8 टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ लाइब्रेरी और स्टूडेंट दोनों टेबल आपको दिख रही है। अब आपको यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सपोज लाइब्रेरी टेबल सिलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया, तो ये लाइब्रेरी टेबल यहाँ आ चुका है। देखो इसको आप यहाँ से जूम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये लाइब्रेरी टेबल सिलेक्ट कर लिया, दिख रहा होगा आपको। फिर मैंने स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट करना है, इसको भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने स्टूडेंट टेबल को भी क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो आपको ये स्टूडेंट टेबल भी होपफुली यहाँ विजिबल हो रही होगी। ये रिलेशनशिप का इंटरफेस है जो यहाँ खुला हुआ है, इसको क्लोज कर दो। दोनों टेबल हमने यहाँ सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों टेबल को जो आपने सिलेक्ट की हुई है, इन दोनों टेबल में हमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवानी है। तो कौन सा कॉलम है जिसके थ्रू आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा सकते हो, बुक आईडी, और यहाँ पे भी वो कौन सा कॉलम है, बुक आईडी वाला कॉलम है। अंडरस्टैंड। तो अब आपको क्या करना है, दोनों कॉलम को यहाँ सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना है न्यू रिलेशन पर। जैसे ही न्यू रिलेशन पर मैं क्लिक करूंगी तो वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी टेबल आप इन्वॉल्व कर रहे हो, उनमें कौन कौन से कॉलम को आप इन्वॉल्व कर रहे हो। आपको यहाँ पे उनकी वैल्यूज को डिफाइन करना होगा। तो लाइब्रेरी और स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे
जो कॉलम है वो कॉलम सिलेक्ट कर लो, बुक आईडी और बुक आईडी वाले कॉलम को हमने दोनों जगह पर सिलेक्ट कर लिया। अंडरस्टैंड, ये रिलेशन इस तरीके से एग्जिस्ट होगा। नाउ क्लिक ऑन ओके। देखो जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो हमारे पास एरर आ रही है, कॉलम टाइप्स डू नॉट मैच, मतलब कि दोनों टेबल के कॉलम का डेफिनेशन अलग अलग है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ मैंने बुक आईडी का कॉलम क्या लिया था, नंबर, और लाइब्रेरी में कुछ और होगा। तो फिलहाल हम इसको क्या कर लेते हैं, इस रिलेशनशिप को सेव कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर लाइब्रेरी वाली टेबल में आते हैं और इसी के साथ में इसको एडिट करते हैं ना। तो यहाँ पे एडिट पे आ जाओ लाइब्रेरी वाली टेबल पे और इसका कॉलम डेफिनेशन देखो, बुक आईडी का इंटीजर है कॉलम डेफिनेशन, वहां हमने नंबर दिया था ना, तो इस वजह से रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो पा रही है। तो स्टूडेंट टेबल पे वापस आओ, एडिट में आ जाओ और यहां से बुक आईडी वाले कॉलम का डेटा टाइप बदल दो, वो कर दो इंटीजर। ओके, ये इंटीजर हमने सेट कर दिया। अब दोनों का टेबल डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसा हो चुका है, दोनों का कॉलम डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसा हो चुका है। ठीक है, अब आप वापस जाओ कहाँ पर, अब आप जाओगे वापस टूल्स में, रिलेशनशिप में, तो आप देखोगे आपके सामने वही दोनों टेबल्स दिख रही है। नाउ हमें क्या करना है, कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, दोनों टेबल के रिलेशंस पे आना है। अगेन आपको यहाँ से अब कॉलम्स वापस से सिलेक्ट करना है, बुक आईडी अब सिलेक्ट कर लिया। अब दोनों का डेफिनेशन एकदम सही है, नाम भी सही है, सारी चीज सही है। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो चुकी है, 1 to many वाली रिलेशनशिप, 1 to n वाली रिलेशनशिप फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप मल्टीपल टेबल्स में क्रिएट कर सकते हैं और ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ चुकी है। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों टेबल में जो कॉलम पे आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हो, जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में, वो सेम होना चाहिए, उसका डेफिनेशन सेम होना चाहिए, कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगी कि कॉलम डेफिनेशन इज नॉट सिमिलर। ओके, तो वो कॉलम जो है, जो प्राइमरी की, लाइब्रेरी का प्राइमरी की बुक आईडी है, स्टूडेंट का प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर है, लेकिन इसका फॉरेन की जिसके थ्रू हमने ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाई है वो है बुक आईडी। तो बुक आईडी इन लाइब्रेरी इज द प्राइमरी की, बुक आईडी इन स्टूडेंट इज द फॉरेन की। तो दिस इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टू टेबल्स। ओके, जिससे आप दोनों टेबल से कंबाइन करके आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। नाउ इतना अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है, वही स्टेप्स लिखी हुई है। डेटाबेस ओपन करो, टूल्स मेन्यू में जाओ, रिलेशनशिप में जाओ, शो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां से टेबल सिलेक्ट करनी है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप टेबल सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद में आपको कॉलम सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद फिर आपको ओके पे क्लिक करना है, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है ना। सो दीज आर द स्टेप्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज क्वेरी, जिसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स को, है ना, कि क्वेरी क्या होती है। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 6, 7, 8, 9, 10, यदि आपको डेटाबेस है कंप्यूटर में तो वहाँ क्वेरीज बच्चों को समझ नहीं आती है। चाहे फिर आप कोई कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, आप BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BCom विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन या BSc विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो, बेटा वहाँ पे ना ये डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत दुख देता है और ये क्वेरी वाला पार्ट उनको समझ ही नहीं आता है। तो देखो क्वेरीज बेसिकली होती क्या है, क्वेरीज मतलब क्वेश्चंस, है ना, जो आपको टेबल से डेटा को रिट्राइव करने में हेल्प करते हैं। तो जब आप टेबल से डेटा को रिट्राइव करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपने नीड के अकॉर्डिंग जब आपको टेबल से डेटा को रिट्राइव करना है तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस अराइज करते हैं और ये क्वेश्चंस ही क्वेरीज कहलाते हैं। तो क्वेरीज आर बेस्ड ऑन टेबल्स एंड द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ना आपकी क्वेरी का, वो भी टेबल के फॉर्मेट में आता है। अब लिब्रे ऑफिस बेस में आप यहाँ पर क्वेरीज को 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हो, विजार्ड की मदद से, डिजाइन व्यू की मदद से और SQL की मदद से। तो RDBMS में SQL लैंग्वेज की अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है, जो हम अगले सेशन में समझेंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है SQL को लेकर। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल में SQL बताने वाली हूँ, कैसे क्वेरीज को हम यूज कर सकते हैं वो जानेंगे। ओके, तो पहले समझ लेते हैं क्वेरी का यूज विजार्ड की मदद से, फिर समझेंगे डिजाइन व्यू की मदद से। ओके, तो ये रिलेशनशिप समझ में आ गया, इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। इसको सेव करना है तो यस कर देते हैं, सेव हो जाएगा। नाउ मूव टू आवर स्कूल मैनेजमेंट। सो यहाँ से हम सेकेंड ऑब्जेक्ट क्वेरीज को क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और अब आप देखो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिजाइन व्यू पे सिलेक्ट करते हैं। अब डिजाइन व्यू पे जैसे ही आएंगे तो ये आपके सामने क्वेरी का डिजाइन व्यू ओपन हो चुका है, जैसे टेबल डिजाइन व्यू आया था। यहाँ से जिस भी टेबल पे आपको क्वेरी रन करना है, सपोज स्टूडेंट टेबल पे सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर लिया या ऐड पे क्लिक कर लिया, तो आप देखो यहाँ से आपको स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट होती हुई शो हो रही है। ओके, क्योंकि हमने इस टेबल पे ही क्वेरी क्या करनी है, रन करनी है। अब मुझे क्या क्वेरी रन करनी है कि मुझे इस पूरी टेबल से सिर्फ स्टूडेंट के नाम चाहिए, ठीक है, पूरी टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टूडेंट के नेम सिलेक्ट करना है। तो फील्ड पे आ गए और यहाँ से आपने स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट कर लिया।
ठीक है। और फिर आपको क्या चाहिए, कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट टेबल से। विजिबल करवाना है रिकॉर्ड्स को, यस। तो अभी आपने यहाँ पर डिजाइन करी अपनी क्वेरी कि आपको इस पूरी टेबल से सिर्फ स्टूडेंट के नेम चाहिए। सेव कर लो क्वेरी। तो यहाँ पे देखो क्वेरी 1 नाम से क्वेरी सेव हो जाएगी। ओके पे क्लिक करोगे तो क्वेरी अब आपकी सेव हो चुकी है। ये क्वेरी नंबर 1 नाम से आपको क्वेरी यहाँ दिख रही है। इस पर डबल क्लिक करूंगी तो मुझे सिर्फ अब पूरी टेबल नहीं दिखेगी, नाम दिखेंगे ओनली। ठीक है, तो आप इसको डबल क्लिक करो तो देखो आपके सामने क्या हो चुका है, नेम आ चुके हैं, राम, मोहन, है ना, श्याम, किशन। 4 स्टूडेंट के नाम हमने एंटर किए थे। चारों स्टूडेंट के नाम सिर्फ नेम आपको दिख रहे हैं क्योंकि क्वेरी हमने यही रन की थी। ओके, आई बात समझ में अच्छे से। ऐसे आप क्वेरी डिजाइन व्यू से क्रिएट कर सकते हो। विजार्ड से क्रिएट करना है तो विजार्ड से भी क्रिएट कर सकते हो। डबल क्लिक करना है, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, और यहाँ पे अब आपको वही जो आपने स्टेप्स करनी है फॉलो, कि यदि आपको क्वेरी 1 रन करनी है या किसी टेबल पे क्वेरी रन करनी है तो हमें आप सपोज लाइब्रेरी टेबल पे क्वेरी रन करनी है। कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करवाने हैं आपको क्वेरी के लिए। सपोज मुझे बुक का टाइटल चाहिए और बुक का आईडी चाहिए और बुक का प्राइस चाहिए। मतलब मुझे फालतू डिटेल नहीं चाहिए पूरी, सिर्फ मुझे काम काम की डिटेल चाहिए कि कौन सी बुक है, उसका क्या आईडी है और उसका क्या प्राइस है। ये 3 चीज़ें चाहिए इस टेबल से, है ना। तो मैंने इन तीनों को यहाँ सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आप इसको सॉर्ट करवाना चाहते हो तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हो, है ना। जिस कॉलम को सॉर्ट करवाना है, सपोज मुझे यहाँ पर बुक आईडी को सॉर्ट करवाना है तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट यहाँ सिलेक्ट कर ली। मल्टीपल कॉलम्स भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप यहाँ देखो सिलेक्ट द सर्च कंडीशन। सर्च की भी कोई कंडीशन है क्या, मीन्स आपको बुक आईडी सिर्फ मैथ की बुक सिलेक्ट करना है या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट की बुक सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमें कोई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्वेरी की सारी वैल्यूज शो होंगी, ओके शो होना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करो, है ना। क्वेरी का कुछ नाम आपको देना है, मतलब कि आप जो कॉलम शो करवाना चाहते हो, टाइटल, बुक आईडी, परचेज प्राइस, इनको किसी और नाम से एक्सेस करना चाहते हो टेबल में तो नाम यहाँ बदल सकते हो, इनके एलियास सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्वेरी लाइब्रेरी के नाम से क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी और डिस्प्ले भी हो जाएगी। फिनिश पे क्लिक किया तो देखो आपके सामने जो बुक आपने सेव की हुई है वो बुक का आईडी और बुक का नेम, टाइटल मतलब, और बुक का प्राइस, ये आपको डेटा पूरा शो हो रहा है जो जैसा आपने एक्सेस किया, जैसा आप चाहते थे। तो क्वेरी डिजाइन व्यू के थ्रू और क्वेरी विजार्ड के थ्रू, दोनों के थ्रू हमने एक एक क्वेरी यहाँ पे क्रिएट करना सीखी। अब यहाँ पे आप क्राइटेरिया वगैरह सब अप्लाई कर सकते हो ना, आप फ्री हो, बस आपको अब यहाँ पे डिजाइन करना सीखना है। ओके, नाउ तो क्वेरी एसक्यूएल के थ्रू कैसे क्रिएट करनी है वो अगले सेशन में डिटेल में जानेंगे, अदरवाइज सेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाने वाला है। नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे आते हैं जिसका नाम है फॉर्म्स, है ना। फॉर्म्स का क्या काम होता है, फॉर्म्स बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, आप यदि अपने ईमेल आईडी पे लॉगिन करते हो तो लॉगिन फॉर्म फिल करते हो। लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है ना, यहाँ आपको लॉगिन आईडी लिखनी होती है, मतलब यूजर नेम लिखना होता है, यहाँ आपको अपना पासवर्ड लिखना होता है और फिर आप जैसे ही ओके पे क्लिक करते हो तो आप लॉगिन कर जाते हो। गलत होता है आईडी पासवर्ड तो वो बता देता है कि प्लीज एंटर करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड, है ना। तो इस तरीके से एक और फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल भरते हो, नेम फिल करते हो, यहाँ क्लास फिल करते हो, ठीक है, यहाँ पे अपना फीस एंटर करते हो। तो ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं। ओके पे या सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपकी जो डिटेल है वो एंटर हो जाती है। तो ये डिटेल जाके एंटर होती कहाँ है, जब ये हो गया आपका फॉर्म जहां से आप यूजर से इनपुट लेते हो, ये डिटेल जाके स्टोर होती है टेबल में। तो इसके रेस्पेक्टिव जो टेबल होती है, इसके रेस्पेक्टिव जो टेबल में कॉलम बने होते हैं, ये वैल्यू वहां जाके स्टोर हो जाती है। तो फॉर्म्स बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं, डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये इफेक्टिव वे मेथड होता है डेटा को यूजर से कलेक्ट करने का। टेबल में तो कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करना टफ हो जाता है ना, लेकिन यूजर जो है फॉर्म्स एक ग्राफिकल वे आपको प्रोवाइड करता है, इजीली इंटरफेस आपको देता है जहां पे आपको देखकर समझ में आता है कि हाँ ये सारी चीजें एंटर करनी है, ओके पे क्लिक करनी है ना। तो यू कैन क्रिएट फॉर्म्स इन एग्जिस्टिंग डेटाबेस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फॉर्म्स को भी हम डिजाइन व्यू और विजार्ड दोनों से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करना है, क्या वाकई फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो यहां से आपको अब यूज कर लेना होगा थर्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज फॉर्म्स। फॉर्म्स पे डबल क्लिक करो तो फॉर्म्स डिजाइन व्यू से भी विजार्ड से दोनों से क्रिएट कर लेते हो। तो विजार्ड पे आते हैं और विजार्ड पे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ देखो आपको इस तरीके की एक विजार्ड दिख रही है जिसमें आपको फील्ड सिलेक्ट करनी है। सपोज कि आपको किस टेबल से रिलेटेड फॉर्म बनाना है, तो हमें यहाँ फॉर्म बनाना है सपोज स्टूडेंट टेबल से रिलेटेड। स्टूडेंट में 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इन कॉलम्स में से कौन से कॉलम्स को आप टेबल पर चाहते हो। तो सपोज कि हम चाहते हैं सीरियल नंबर, चारों कॉलम्स चाहते हैं, सभी कॉलम्स चाहते हैं ना।
सो सपोज कि हम यहाँ से सभी कॉलम्स चाहते हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सारे कॉलम्स यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। अब आपको सब फॉर्म ऐड करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ देखो आपको इधर फॉर्म सिलेक्ट होते हुए दिख रहा है, फॉर्म क्रिएट होते हुए दिख रहा है ना। अब ये फॉर्म यहाँ क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको इस फॉर्म को किस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है, ग्रिड में अरेंज करना है, ये अरेंजमेंट है कुछ फॉर्म के। तो सपोज हमें इस तरीके से फॉर्म को अरेंज करना है, तो इस तरीके से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा 2 कॉलम में, सिंगल कॉलम में। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ आफ्टर दिस द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा। फॉर्म में पूरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। ये डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन डिलीशन अलाउ नहीं करना है आपको। तो फॉर्म में पूरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। आप यहाँ नया डेटा एंटर भी कर सकते हो और फॉर्म में आप डेटा को डिस्प्ले भी करवाना चाहते हो। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में अब फॉर्म का लुक कैसा होना चाहिए, 3D लुक होना चाहिए, बॉर्डर नहीं होना चाहिए। देखो ये 3D लुक इस तरीके से दिख रहा है, आपको दिख रहा है चेंजेस यहाँ फॉर्म में हो रहे हैं। नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगी तो बॉर्डर नहीं दिखेगी, फ्लैट रखूंगी तो फ्लैट इस तरीके से दिखेगा। तो 3D लुक रख लेते हैं, ऑरेंज कलर सेट कर लेते हैं, लाइट ग्रे कलर सेट कर सकते हो, डार्क कलर सेट कर सकते हो, रेड सेट कर सकते हो, ग्रे सेट कर सकते हो। जो आपको सेट करना है वैसा कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। फॉर्म का नाम सिलेक्ट करना है, तो सपोज हमने स्टूडेंट फॉर्म दे दिया कि स्टूडेंट फॉर्म आपको डिस्प्ले होगा। फॉर्म को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो, काम करना है सिर्फ तो यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो अब देखो आपके सामने एक फॉर्म क्रिएट होके आ चुका है ना। यहाँ पे आपको टेबल की सारी वैल्यूज दिख रही है। देखो टेबल का पूरा डेटा दिख रहा है, सीरियल नंबर 1 राम साइंस 101 509। यहाँ से आप नेक्स्ट वाले फॉर्म पे भी मूव कर सकते हो। सपोज नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो देखो 3rd नंबर का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहा है, नेक्स्ट पे गए 2nd वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, नेक्स्ट पे आए 4th वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। अब 4 ही रिकॉर्ड थे, चारों डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो इसके पास में एक बटन होता है यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड प्लस के साथ में, इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे कॉलम्स ब्लैंक हो गए। अब यहाँ नया रिकॉर्ड एंटर कर लो। सपोज 5 नंबर का रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। नाम हम दे देते हैं यहाँ पर शंभू, ओके। सब्जेक्ट दे देते हैं हम यहाँ पे सपोज उसका सोशल, क्लियर, सोशल स्टडीज। तो ये हमने यहाँ उसका सब्जेक्ट दे दिया। रोल नंबर आप दे दो उसका सपोज 309। बुक आईडी जिस बुक से वो पढ़ रहा है, सपोज बुक का आईडी 567 है, ओके। तो इस तरीके से आप एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर कर पाओगे ना। इसको कर दो सेव रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या एरर आ रही है, लाइब्रेरी इन स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू वायलेशन, ओके। तो बुक आईडी यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते हो आप, तो बुक आईडी आप दे दो अपने हिसाब से यहाँ पे, या सपोज बुक आईडी नहीं भी देते हो तो डायरेक्ट सेव कर दो। तो अब ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है। देखो ये रिकॉर्ड क्या हो चुका है, यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। बुक आईडी मैच करना चाहिए क्योंकि बुक आईडी यहाँ पे फॉरेन की है, प्राइमरी की और फॉरेन की मैच करते होना चाहिए। फॉरेन की में आप नल वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं रख सकते हो, है ना। फॉरेन की में आप वैल्यू को रिपीट कर सकते हो, लेकिन नल वैल्यू में नहीं कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट नहीं होती है। इतना समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। तो ये रिकॉर्ड यहाँ 5 नंबर का भी एंटर हो चुका है। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो भाई यहाँ से डिलीट भी हो जाएंगे। अभी सपोज इस 5 नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट ही करना है, तो मैंने इस डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करा, वो पूछ रहा है यू इंटेंड टू डिलीट 1 रिकॉर्ड, यस। तो 5 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब देखो 4 नंबर तक के रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे ना, ब्लैंक रिकॉर्ड आ रहा है और यहाँ पे देखो 4 नंबर तक रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। तो रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, सॉर्ट करवा सकते हो। इस तरीके से बेसिकली आप फॉर्म विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखो स्टूडेंट फॉर्म यहाँ क्रिएट हो गया। डिजाइन फॉर्म में आना है तो डबल क्लिक करोगे तो ये डिजाइन भी उस तरीके से खुल जाएगा जैसा अभी विजार्ड में खुला था। यहाँ से भी आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो। सारे टूल्स यहाँ दिख रहे हैं, देखो लेबल दिख रहा है, यहाँ से आप लेबल ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट पे आके भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉर्म को पेज स्टाइल में जाके फॉर्मेट कर सकते हो, है ना। इसका बॉर्डर सेट कर सकते हो, पेज सेट कर सकते हो, कलर सेट कर सकते हो, एरिया सेट कर सकते हो, है ना। जो आपको सेट करना है, सपोज मुझे कलर ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर दिया तो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम का नाम चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक करोगे, यहाँ से फील्ड का नाम बदल सकते हो। सपोज मैंने नेम सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हम फॉर्म को डिजाइन भी कर सकते हैं जैसे हमने विजार्ड से क्रिएट किया। तो होपफुली आपको फॉर्म भी अच्छे से समझ में आया। इसको सेव करना है तो उसको सेव कर दो, जिस नाम से सेव करना है ये फॉर्म भी सेव हो जाएगा। तो एक विजार्ड से क्रिएट किया, एक डिजाइन व्यू से क्रिएट किया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जो है लास्ट ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का। रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ योर डेटाबेस। रिपोर्ट मतलब आपके डेटाबेस की समरी। आपने बहुत सारी टेबल्स क्रिएट कर ली, टेबल्स के बाद आपने फॉर्म क्रिएट कर लिया यूजर से डेटा वैल्यू लेने के लिए। आप सपोज आपको अपने स्कूल की समरी शो करनी है, आपको अपने प्रिंसिपल को या अपने डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, या कहीं भी आपको अपने पूरे स्कूल का एक रिपोर्ट शो करना है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है, लाइब्रेरीज में कितनी बुक है, उसकी कुछ समरी आपको रेडी करके देनी है ना। तो आप समरी जब बनाना चाहते हो तो हमें रिपोर्ट
आपको यूज़ करना होता है रिपोर्ट नाम के ऑब्जेक्ट को। इट इज़ इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग। डेटा को व्यू करने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए हम रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो रिपोर्ट को भी आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, वही डिज़ाइन व्यू के थ्रू भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो और विजार्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। तो रिपोर्ट को यदि क्रिएट करना है तो क्या करना होगा, आपको लास्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्ट्स पे आ जाना होगा। दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सपोज विजार्ड के थ्रू हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि विजार्ड के थ्रू चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। आपको वही लाइब्रेरी वाली टेबल पे रिपोर्ट क्रिएट करनी है या फॉर्म पे क्रिएट करनी है, तो जिस पे आपको क्रिएट करनी है, सपोज टेबल पे क्रिएट करनी है। ओके, और यहाँ से हमने सारे कॉलम्स को ऐड करवा लिया। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आने के बाद में आप नाम बदलना चाहते हो तो नाम बदल सकते हो, ग्रुपिंग करना चाहते हो तो ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुपिंग के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने रिपोर्ट का लेआउट बदलना चाहते हो तो लेआउट भी बदल सकते हो, जैसा आपको रखना है। डिफॉल्ट रखना है, सिंगल कॉलम रखना है, 2 कॉलम रखना है, टैबुलर रखना है, जैसे आपको रखना है वैसा आप सेट कर सकते हो। सपोज 2 कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है, सपोज लाइब्रेरी रिपोर्ट हम दे रहे हैं लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी रिपोर्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूंगी तो आप देखो रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। 2 कॉलमनर रिपोर्ट थी तो ये 2 कॉलम में आपके सामने रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। पहले कॉलम में आपके पास में पहले वाली बुक का डिटेल आ रहा है, उसके पब्लिशर हो, और ये दूसरे वाले में दूसरे बुक का रिपोर्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। रिपोर्ट्स को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो किसमें, डिज़ाइन व्यू में भी। जैसे अभी मैंने विजार्ड में बताया, वैसे डिज़ाइन व्यू में भी आप रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो डिज़ाइन व्यू पे आ जाओगे तो इस तरीके से डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा। अब हर एक रिपोर्ट का पेज हेडर होता है, उसका डिटेल होता है, उसका फूटर होता है, ठीक है। पेज हेडर में आपको पेज का टाइटल, पेज का नंबर सेट करना है। डिटेल में आप डिटेल ऐड कर सकते हो। पेज फुटर में आप बुक का नंबर या बुक का नाम, ये सारी डिटेल, डेट वगैरह ये ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से ना आप रिपोर्ट को डिज़ाइन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको डिज़ाइन करना है। ओके, तो हर एक रिपोर्ट के ना क्या होते हैं, हर एक रिपोर्ट के सेक्शंस होते हैं कि जो भी आप रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हो। सपोज आपकी जो रिपोर्ट है वो 4 पेजेस की है, ये आपकी कंप्लीट रिपोर्ट हुई, उसमें आपने 4 पेजेस बना लिए, ठीक है। तो पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा, पेज नंबर 1 2 3 4, है ना। और रिपोर्ट मतलब जिस बारे में आप रिपोर्ट बना रहे हो उसका टाइटल आपने यहाँ नीचे दिया हुआ है, फूटर में ये पेज का फूटर हो गया, और यहाँ आप डिटेल लिख रहे हो, रिपोर्ट का डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे लिखा, और ये कंप्लीट रिपोर्ट हो गया जो आप बनाने वाले हो, रिपोर्ट का टाइटल। तो रिपोर्ट हेडर होता है, रिपोर्ट का फूटर होता है, यहाँ रिपोर्ट फूटर आ जाता है, कंप्लीट रिपोर्ट का फूटर, फिर ये पेज का हेडर है, ये पेज फूटर है, और बीच में आ जाती है आपकी डिटेल। तो ऐसे कुछ 4-5 सेक्शन में रिपोर्ट जो होती है वो क्रिएट होती है। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आया। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड इन RDBMS फॉर राइटिंग क्वेरीज। अब आपको ये अच्छे से पता है कि लिब्रे ऑफिस बेस में अभी हमने क्वेरी को समझा था किसके थ्रू, अभी हमने यहाँ क्वेरी समझा था डिजाइन व्यू के थ्रू। डिजाइन व्यू में हमने क्वेरीज को डिजाइन करना सीखा था, और हमने समझा था क्वेरी को यहाँ पर विजार्ड के थ्रू। मतलब आप क्वेरीज को विजार्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, आप क्वेरी को डिजाइन व्यू के थ्रू भी कर सकते हो। इस सेशन में क्वेरीज को SQL लैंग्वेज की मदद से कैसे क्रिएट करना है वो जानेंगे। तो ये क्वेरीज को लिखने के लिए लैंग्वेज बनाई गई है जो बेसिकली डेटाबेस में यूज की जाती है। यहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्वेरीज लिखते हैं, और जब बहुत ईजी होते हैं, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होते हैं, मतलब सिंपल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में आप कमांड्स लिख देते हो और आपको पता भी नहीं चलता है, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, टेबल क्रिएट हो जाती है, उसमें से आप डेटा इंसर्ट अपडेट आसानी से कर सकते हो। सो यूजिंग SQL अ यूजर कैन क्रिएट क्वेरीज टू फेच एंड मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेसेस। अब यहाँ पे जो कमांड्स हैं वो कुछ टाइप्स में डिफाइन की गई हैं, है ना। मतलब डायरेक्ट इन कमांड्स को आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इन कमांड्स को किसी ना किसी कैटेगरी में रखा जाता है। सो 2 टाइप ऑफ कमांड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, 2 टाइप के SQL स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो 4-5 SQL स्टेटमेंट्स के टाइप होते हैं, बट इनिशियल लेवल से, एक बिगिनर लेवल से आपको SQL सीखने में ये 2 टाइप के जो स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। यदि ये पता है तो आधे से ज़्यादा खेल SQL का यहीं खत्म हो जाता है ना। समझो, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है DDL, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे DML, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, ठीक है। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड मतलब यदि आपको SQL की मदद से टेबल डिफाइन करना है, डेटाबेस डिफाइन करना है, तो वो बेसिकली जितनी भी
क्वेरीज आप लिखोगे वो डीडीएल कमांड्स के अंडर आएंगी। अब यदि आपने एक बार टेबल डिफाइन कर दी, उसमें आपको अब इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, कुछ एडिटिंग करना है, कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी कमांड्स है वो किस में आती है, डीएमएल में इंक्लूड होती है। अंडरस्टैंड? तो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन दो डिफरेंट टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं, या इनको आप एसक्यूएल कमांड्स भी कह सकते हो, या इनको आप एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो। अब इसके अंडर हम कुछ कमांड्स देखेंगे जिनका यूज करेंगे हम लिब्रे ऑफिस बेस पर, और एसक्यूएल कमांड की मदद से टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसमें इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, वो सारी चीजों को करने वाले हैं जो अभी हमने विजार्ड के थ्रू या डिजाइन व्यू के थ्रू देखा था प्रीवियस सेशन में। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डीडीएल इसका फुल फॉर्म आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, वहां यदि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज की जाती है, डीडीएल एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन सी होती है, तो ध्यान से समझो। फर्स्ट इज क्रिएट, जिसकी मदद से आप टेबल्स या डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। सेकंड इज ऑल्टर, जिसकी मदद से आप एक बार टेबल का स्ट्रक्चर यदि आपने क्रिएट कर दिया तो उस स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हो। आपको टेबल में क्रिएटेड कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का साइज बदलना है, ठीक है, कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, तो वो सब आप ऑल्टर टेबल से कर सकते हो। मतलब ऑल्टर कमांड की मदद से ना आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हो, जो टेबल का स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है। क्रिएट कमांड के थ्रू आप टेबल डिफाइन करते हो, आप टेबल को क्या करते हो, क्रिएट करते हो। अंडरस्टैंड? ड्रॉप टेबल की मदद से क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड की मदद से हम यहाँ पे टेबल को, अल्टीमेट पूरे डेटाबेस, पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं टेबल को, ठीक है, कंप्लीट टेबल विद डेटा यहाँ डिलीट हो जाती है। ट्रंकेट कमांड की मदद से क्या कर सकते हो आप, ट्रंकेट रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एलोकेटेड टेबल स्पेसेस। ट्रंकेट सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, यदि कोई टेबल स्पेस है उसको भी डिलीट कर देता है। तो ये ट्रंकेट बेसिकली डिलीट करता है ऑल रिकॉर्ड्स, जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सभी। रीनेम की मदद से आप टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम रीनेम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। टेबल का यदि नाम आपको रीनेम करना है, बदलना है, तो आप वो बदल सकते हो। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती है। कमांड को यूज कैसे करना है वो अभी आगे के सेशन में हम प्रैक्टिकली समझेंगे, बट ये ध्यान रखो कि डीडीएल कमांड क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम होती है। वहीं डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स की तरफ आऊं तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है बदलना, चेंजेस करना, टेबल में अपडेशन करना। तो इसके लिए यहां पर हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और मैनिपुलेट कमांड। ये डीएमएल है, ठीक है। तो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कुछ कमांड्स हैं जो डीएमएल कमांड्स की कैटेगरी में आती हैं। मतलब यदि आपको टेबल क्रिएट होने के बाद में उसमें से आपको डेटा रिट्राइव करना है, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद उसमें डेटा वैल्यूज को इंसर्ट करना है, डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है। रिट्राइव करना मतलब डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है, डेटा वैल्यूज को टेबल में इंसर्ट करना है, जो रिकॉर्ड है उनको इंसर्ट करना है। एक बार अपडेटेड रिकॉर्ड्स को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को बदलना है, चेंज करना है, चेंजेस इन रिकॉर्ड, तो वो बेसिकली हम अपडेट के थ्रू कर सकते हैं। यदि आपको टेबल के रिकॉर्ड्स को ही डिलीट कर देना है, रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड्स, तो डिलीट कमांड का यूज होता है। तो ये कुछ पर्पस है जिनके लिए हम इन कमांड्स का यूज करते हैं। अब एक्चुअल में इनको कैसे अप्लाई करना है ना, इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ सिंटैक्सेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं क्रिएट कमांड की, तो क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डेटाबेस और टेबल इन लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस में आपने जो डेटाबेस बनाया हुआ है या कोई टेबल बनाई हुई है, अब आप कोई नया टेबल, नया बेस, डेटाबेस बनाना चाहते हो, वो भी कमांड्स की मदद से, क्रिएट कमांड की मदद से, एसक्यूएल कमांड की मदद से। तो आपको क्या लिखना होगा, जैसे आपको बताया मैंने कि यहाँ क्वेरी लिखना होगी, तो कौन सी क्वेरी लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ पे क्रिएट कमांड को, क्रिएट टेबल एज इट इज लिखोगे। उसके बाद आप जो भी नाम से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो टेबल का नाम लिखना होगा। फिर आपको पैरेंथेसिस ओपन करनी होगी। अब जो टेबल आपको क्रिएट करनी है उसके कॉलम्स के नेम, कॉलम का डेटा टाइप बताना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके इसको सेमीकोलन से एंड करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट टेबल क्रिएट करती हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कमांड लिखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट। क्या लिखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट, टेबल का नाम लिख दिया, ठीक है। क्रिएट टेबल भी लगाना है ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है। स्टूडेंट टेबल में सपोज आपने रोल नंबर वाला कॉलम बनाया जिसमें आप इंटीजर टाइप की वैल्यू दोगे, ये उसका डेटा टाइप हो गया, कॉमा लगाया। आपने नेम वाला कॉलम बनाया जिसमें आप वॉरकेर टाइप की डेटा वैल्यूज देने वाले हो, ये डेटा वैल्यू, ये डेटा टाइप्स है ना। और आप 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम एंटर नहीं करोगे, तो मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। आपने क्लास नाम का एक कॉलम बनाया जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगेन
इंटीजर टाइप की हो सकती है ना, आप 9 10 8 6 5 ऐसे एंटर करोगे। सो इंटीजर में ये साइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वॉर्कर में ही हम बताते हैं। अब इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ क्लोज किया और सेमीकोलन से इसको एंड कर दिया, तो स्टूडेंट नाम की ना एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। चलो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली, है ना। सो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस बेस में जो स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस पहले क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। अब क्वेरीज हमें कैसे रन करनी है एसक्यूएल व्यू में। देखो यहाँ लाइब्रेरी और स्टूडेंट नाम की टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमें अब कोई और टेबल क्रिएट करनी है, सपोज वो भी एसक्यूएल व्यू की मदद से। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यदि क्वेरीज क्रिएट करनी होती है तो क्वेरी को डिजाइन व्यू से और विजार्ड से क्रिएट कर सकते हो, और आप क्वेरी को एसक्यूएल व्यू में भी क्रिएट कर सकते हो। तो एसक्यूएल व्यू में जाने के लिए आपको जाना होगा व्यू पर, व्यू में जाने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। तो एसक्यूएल व्यू में क्रिएट करने के लिए टेबल आपको जाना होगा टूल्स पर, और टूल्स में आ जाओगे आप एसक्यूएल पर। जैसे ही एसक्यूएल पे आते हो तो आपके सामने एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा, जहां आप देखोगे कि आपका एसक्यूएल व्यू का कमांड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो यहाँ से आप अपनी कमांड लिख सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ पर रन भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ एसक्यूएल कमांड लिखनी है इस बॉक्स में स्टेटस दिखेगा कि कमांड रन हुई है नहीं रन हुई है, कोई एरर है वो, और इस आउटपुट में आपको आउटपुट दिखने लगेगा। आई बात समझ में। तो सपोज हमें क्रिएट कमांड यूज करनी है, तो हमने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल। ओके, अब स्टूडेंट टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सपोज फीस टेबल। ठीक है, तो हमने लिखा स्टूडेंट टेबल फीस। अब आपको लगाना है यहाँ पे पैरेंथेसिस। फीस वाली टेबल में क्या क्या कॉलम हो सकते हैं, तो फीस वाली टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, वो भी कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, कॉमा लगा दो। स्टूडेंट का नेम होगा, तो अब आप स्टूडेंट का नेम दे रहे हो, नेम कैसा होगा, वॉर्कर। ओके, कितने कैरेक्टर का नाम होगा मैम, 15 कैरेक्टर का नाम होगा। फिर आप स्टूडेंट की क्लास एंटर करते हो कि कौन सी क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है, तो क्लास एंटर करोगे। क्लास सपोज आप अगेन इंटीजर में ही एंटर कर रहे हो। ठीक है, कॉमा आप फीस एंटर करोगे। अब फीस कैसे होगी, फीस भी आपकी इंटीजर में ही होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो देखो अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पर कितने आसानी से क्वेरी लिख दी, वो भी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखा है फीस, कॉलम लिखा, कॉलम किस टाइप की वैल्यू लेगा वो डेटा टाइप लिख दिया, डेटा टाइप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉमा लगा के दूसरा कॉलम डिफाइन किया, फिर कॉमा लगा के तीसरा कॉलम डिफाइन किया। ऐसे आप कॉमा लगा के मल्टीपल कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हो। बस लास्ट में आपको पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। ईच एंड एवरी क्वेरी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। अब इसको रन करना है, आपको आउटपुट भी देखना है, तो रन एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली एंड एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये रॉन्ग डेटा टाइप इंटीजर। अच्छा, इंटीजर की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, देखो यस, तो उसने एरर बता दी है ना। तो हमने यहाँ से इस क्वेरी में जो भी एरर थी, इंटीजर की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई थी, वो हमने सही करी। नाउ क्लिक ऑन अगेन एग्जीक्यूट। सो अब आप देखो क्या दिख रहा है आपको, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब कि अब एक टेबल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। आउटपुट आपको दिख रहा है 0 रो अपडेटेड, मतलब अभी कोई हमने रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने टेबल क्रिएट की है, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है कि एक टेबल बनेगी जिसमें रोल नंबर, नेम और क्लास और फीस होगा। टेबल का नाम फीस होगा, बस। अभी कोई रिकॉर्ड एंटर किया क्या, नहीं। तो रिकॉर्ड जब आप एंटर करना चाहते हो तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी होती है, देखते हैं। देखो ये क्रिएट कमांड समझ में आया। अब यदि आपको उसी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू ऐड 1 और मोर रिकॉर्ड। इंसर्ट कमांड की मदद से आप एक और एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। ओके, अब इसको आप दो तरीके से यूज करते हो इंसर्ट कमांड को। पहला तरीका तो ये बोलता है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखो, फिर आपको वही पैरेंथेसिस ओपन करना है और जिन कॉलम की वैल्यूज को इंसर्ट करना है उन कॉलम का नाम लिख दो कॉमा लगा के। फिर जो वैल्यूज आपको लिखनी है, वैल्यूज लगा के ब्रैकेट्स में उनकी वैल्यूज लिख दो और सेमीकोलन से क्वेरी को एंड कर दो। तो सपोज हमको फीस कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करना है ना, और इस पहली मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे ना अब हम दूसरी क्वेरी लिखते हैं। तो सपोज मैंने इस क्वेरी को यहाँ से डिलीट कर दिया और अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, फीस। इंसर्ट इनटू टेबल नेम फीस, ब्रैकेट ओपन करो। क्या क्या कॉलम हमने यहाँ पर बनाए, हमने यहाँ बनाया रोल नंबर वाला कॉलम, इंटीजर टाइप का है। दूसरा हमने बनाया यहाँ पर नेम वाला कॉलम। अब नेम वाला कॉलम आपका कैरेक्टर टाइप का है। तो थर्ड कॉलम हमने यहाँ पर बनाया क्लास एंड फोर्थ कॉलम बनाया है फीस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है तो वैल्यूज लिखा और ब्रैकेट में अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। ध्यान रखना जितने भी नंबर या इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में नहीं लिखी जाती। जितने कैरेक्टर्स होते हैं
वर्क केयर कैरेक्टर्स जो लिखते हो आप वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में आते हैं। तो रोल नंबर की वैल्यू इंटीजर है, तो सपोज रोल नंबर मैंने दे दिया यहाँ पर 5 कि 5वें रोल नंबर की वैल्यू को हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। नाम आपको लिखना होगा सिंगल या डबल इन्वर्टेड में, याद रखना क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है। नाम मैंने लिखा सपोज सुमित, ओके। नाउ सिंगल इन्वर्टेड क्लोज करा, कॉमा लगाया। क्लास की वैल्यू हम दे रहे सपोज क्लास 10 का स्टूडेंट है, कॉमा लगाया। फीस लिखना है आपको यहाँ, तो सपोज आपने फीस लिख दी 5000, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो क्या क्वेरी लिखी हमने, इंसर्ट इनटू टेबल नेम फीस, कॉलम नाम लिख दिए जो कॉलम आपने डिफाइन किए जिनकी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, वैल्यूज, और यहाँ पे वो वैल्यूज आपने स्पेसिफाई कर दी जो इन कॉलम की वैल्यूज हो सकती है। नाउ रन एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आया कि कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। आपने जो यहाँ कमांड लिखी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और एक रो यहाँ क्रिएट भी हो चुकी है। और वो रो कौन सी है, 5 सुमित 10 5000 वाली। अब यदि आप देखना चाहते हो कि वाकई में ये रो टेबल में क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, कि एक्चुअल में जो टेबल अभी हमने बनाई फीस नाम की वो क्रिएट हुई है, आउटपुट तो हमको दिख रहा है। क्या ये रिकॉर्ड एंटर हुआ है, रिकॉर्ड भी हमें दिख रहा है कि हुआ है। तो इसके लिए हम दूसरा एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं अब सिलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है ना। सो द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्राइव मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ डेटाबेसेस। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएमएल कमांड्स। मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से आप टेबल के रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यदि आपको एक रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो आप एक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। किसी टेबल में यदि 10 रिकॉर्ड है तो आप 10 रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप सिलेक्ट कमांड को कैसे यूज करते हो। सिलेक्ट कमांड को यूज करने के ना कुछ तरीके होते हैं। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कमांड आप कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे वेयर क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। वेयर क्लॉज मीन्स व्हाट, कि यदि आपको कोई कंडीशन या कोई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टेबल से डेटा एक्सेस करना है तो वेयर क्लॉज यूज होता है। और यदि आपको किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। ठीक है, फिलहाल हम इन क्लॉजेस पे बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि यदि आपको टेबल से डेटा रिट्राइव करना है, टेबल से डेटा एक्सेस करना है, तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना होगा, सिलेक्ट कमांड, स्टार लिखना है, फ्रॉम लिखना है और टेबल नेम लिखना है। बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो स्टार है, इस स्टार का मतलब होता है कि आप टेबल के सारे कॉलम्स, स्टार का मतलब क्या होता है, आप टेबल के ऑल कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हो, टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हो। मतलब स्टार की मदद से हम टेबल का कंप्लीट डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज आपने किसी टेबल में 10 रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो 10 रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे, 50 रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो 50 रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे बाय यूजिंग दिस क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम की जगह पर हम हमारी टेबल का नाम लिखेंगे। तो अब यदि हमको हमारी टेबल से डेटा एक्सेस करना है कि वाकई ये जो रिकॉर्ड है ये एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सी कमांड, हम यहाँ यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट, क्या लिखोगे आप, सिलेक्ट स्टार, ओके, फ्रॉम, स्पेस देना बकायदा, टेबल का नाम क्या है हमारी, फीस, फीस लिख दिया, सेमीकोलन लगाया। अब रन कर लेते हैं इस क्वेरी को। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगी और यहाँ लिख देते हैं शो आउटपुट ऑफ सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड का आउटपुट भी चाहिए हमें। नाउ आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। तो देखो क्या लिखा हुआ आया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और ये आपके टेबल के रिकॉर्ड आपको दिख रहा है 5 सुमित 10 एंड 5000। यही रिकॉर्ड हमने टेबल में इंसर्ट किया ना, तो वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको प्रॉपरली टेबल के फॉर्मेट में यदि देखना चाहते हो तो इसको यहाँ से क्लोज करो, टेबल्स पे आ जाओ, है ना। और टेबल्स पे आने के बाद इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हमें। तो हम यहाँ से डेटाबेस पे आ चुके हैं, स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, टेबल्स पे आ चुके हैं। अब आप देखो आपको यहाँ पे फीस टेबल दिख रही है, ये दिख रही है फीस टेबल जो अभी हमने कमांड से क्रिएट किया है, एसक्यूएल कमांड क्रिएट कमांड से टेबल क्रिएट की है। फीस टेबल पे जब मैं डबल क्लिक करूंगी ना तो आपके सामने फीस टेबल खुल जाएगी, रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस। इवन आपको ये एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है 5 सुमित 10 5000 वाला। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि भाई कमांड लिख के भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन व्यू से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, विजार्ड से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर हो रही है बात। चलो इसको क्रॉस कर देते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में टेबल क्रिएट हो रही है। अब सिलेक्ट कमांड को जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कमांड को सिंपल भी देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम लिखकर, या फिर आप सिलेक्ट कमांड की मदद से पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करना चाहते हो, आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप स्टार की प्लेस पे क्या करोगे, स्टार की प्लेस पे यहाँ पे कॉलम के नाम लिख दोगे जिन्हें आपको एक्सेस करना होगा।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सेस करना है सिलेक्ट नेम, सिर्फ फीस वाले टेबल से हमें नेम सिलेक्ट करना है और कॉमा लगा के हमें फीस सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट के नाम और उनकी फीस मिल जाए। फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम टेबल नेम, कौन सी टेबल से, फीस टेबल से। आई बात समझ में अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार ना लिखकर अब हमने क्या करा है, टेबल से सिर्फ 2 कॉलम को सिलेक्ट किया है, नेम और फीस। तो अब इसकी मदद से आपको क्या दिखेगा कि नेम और फीस वाला कॉलम ही दिखेगा। नाम आपके टेबल में जो भी स्टूडेंट का नाम था वो नाम दिखेगा, सुमित नाम हमने लिखा था तो सुमित नाम दिखेगा और उसकी फीस दिखेगी। यहाँ पे आप जो कॉलम आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उन कॉलम को भी आप यहाँ पर इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं ये भी। तो आ गए हम यहाँ पर और टूल्स में आ जाते हैं, एसक्यूएल व्यू पे वापस आ जाते हैं। यहाँ क्वेरी लिखते हैं सपोज सिलेक्ट, ठीक है, और मैंने नेम लिखा, हमें नेम वाला कॉलम एक्सेस करना है। कॉमा लगा के हम लिख देते हैं फीस वाला कॉलम। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, फीस ही नाम है ना, सेमीकोलन एंड देन अब यहाँ से आके आप रन क्वेरी एसक्यूएल कमांड, रन सिलेक्ट कमांड एंड एग्जीक्यूट। तो देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और नाम और क्या दिख रहा है आपको, नाम और फीस ही दिख रहा है। जो कॉलम आपने यहाँ सिलेक्ट किया है सिर्फ वही कॉलम आपको यहाँ पे अब विजिबल हो रहा है। तो होपफुली ये भी अच्छे से समझ में आया कि आप इंडिविजुअल कॉलम या मल्टीपल कॉलम भी एक्सेस कर सकते हो कॉमा लगा के सिलेक्ट कमांड के साथ, या फिर आप यहाँ पे स्टार लगाओगे तो पूरी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी, जितने कॉलम्स होंगे, जितना डेटा वैल्यूज होगी उनके साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझा कि इंडिविजुअल कॉलम यदि आपको एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो। अब यदि कोई रिकॉर्ड आपको एक्सेस करना है, 50 रिकॉर्ड्स हैं, 50 में से कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपको एक्सेस करना है, सो वेयर क्लॉज की मदद से आप क्या कर सकते हो, वेयर क्लॉज की मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कॉलम का नाम लिखते हो सिलेक्ट कमांड के साथ तो कॉलम दिख जाता है। अब यदि किसी एक रो को एक्सेस करना है, किसी भी एक रो को एक्सेस करना है, तो रो एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो इस कंडीशन में हम उस रो की डिटेल स्पेसिफाई करेंगे जिसको आपको एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे उस स्टूडेंट के नाम चाहिए जो कि 5000 रुपीज पे करते हैं, जिनकी फीस 5000 है, वो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है उनके नाम डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिलेक्ट करवाएंगे नेम वाला कॉलम, हमें सिर्फ नेम डिस्प्ले करवाना है ना। सिलेक्ट नेम, स्टार भी लिख सकते हो आप, स्टार से पूरी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, फीस वाला टेबल है। वेयर, अब कंडीशन आप लगाओगे, आपको क्या कंडीशन लगानी है, जिनकी फीस 5000 है, तो फीस वाले कॉलम में जिनकी फीस 5000 होगी, जिनकी फीस इक्वल्स टू 5000 होगी फीस वाले कॉलम में, उन स्टूडेंट के नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमने एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करा है तो वो उस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। अब यदि टेबल में 10 ऐसे बच्चे होंगे जिनके 5000 फीस होगी तो वो 10 स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखें। चलो आ जाते हैं वापस यहाँ पर और यहाँ हम क्वेरी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट नेम, नेम डिस्प्ले कर दें फ्रॉम फीस टेबल वेयर, जहाँ पर फीस क्या हो स्टूडेंट की 5000 हो। ओके, नाउ इसी के साथ में इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो क्या दिखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। एक ही स्टूडेंट है जिसकी 5000 फीस है सुमित, एक ही रिकॉर्ड है तो वही डिस्प्ले हो रहा है। ओके, मल्टीपल रिकॉर्ड यदि आप इंसर्ट कर दोगे तो मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। आई बात समझ में। तो अब यदि आपको यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं तो हम वही इंसर्ट कमांड चला देते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम फीस, और फीस में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है, नेम एंटर करना है, एस नेम एंटर करना है और क्लास नेम एंटर करना है, क्लास एंटर करना है और फीस एंटर करना है। ठीक है, वैल्यूज क्या लिखोगे आप यहाँ पे, जो वैल्यूज आपको एंटर करनी है। 2 नंबर का रिकॉर्ड एंटर किया था, सपोज 4 नंबर का रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। नाम हमने सुमित लिखा था, अब लिख देते हैं हम कविता। ठीक है, और इसकी क्या एंटर करनी है आपको, क्लास, सपोज ये 9th क्लास की बच्ची है और इसकी फीस है सपोज 2000। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। रन कर लेते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करके, तो एक रो और अपडेट हो गई। ठीक है, वापस इसमें चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे 4 की जगह पर अब 8 नंबर का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, 8 रोल नंबर वाला, और बच्चे का नाम लिख देते हैं सपोज काव्य। ठीक है, ये बच्चा सपोज 8th क्लास का है, राइट, इसकी फीस सपोज 1000 है। नाउ इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो एक रो और अपडेट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। 1 नंबर का रिकॉर्ड एंटर करते हैं और यहाँ पे नाम लिख देते हैं सपोज नव्या। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्लास बदल देते हैं, सपोज ये भी 8th की बच्ची है, इसकी फीस भी 1000 है। एग्जीक्यूट करते हैं तो एक रिकॉर्ड और अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चला देते हैं सिलेक्ट
कमांड, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, ठीक है। अब स्टार से क्या होगा, जितने रिकॉर्ड अभी हमने यहाँ एंटर किए वो पूरे दिख जाएंगे। एग्जीक्यूट करती हूँ, इसका आउटपुट भी हमें देखना है सिलेक्ट का। तो आप देखो यहाँ पे जो 4 रिकॉर्ड एंटर करें वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। टेबल में देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो वो टेबल में भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज मैं यहाँ डबल क्लिक करती हूँ तो आप देखो टेबल में भी आपको ये रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं कि वो सारे रिकॉर्ड 5 4 8 1 सुमित, कव्या, नव्या, 10 9 8 8 ये डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो 8th क्लास में है। क्लियर। ऐसी कुछ क्वेरी यदि आपको रन करनी है तो क्या करोगे, आप टूल्स में आ जाओ, एसक्यूएल में आ जाओ। यहाँ पे हम सिलेक्ट कमांड को यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट नेम और साथ में 8th क्लास के बच्चों की फीस भी एक्सेस करना है तो नेम कॉमा फीस 2 कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम फीस टेबल वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 8, जहाँ पे बच्चों की क्लास 8 होगी उन बच्चों के नाम और उनकी फीस डिस्प्ले कर दें। तो यहाँ हम टेबल के रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। रन करना है एसक्यूएल कमांड, आउटपुट भी देखना है, एग्जीक्यूट कर दो। देखो 1 कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और काव्या और नव्या उनकी ही फीस क्या है, 1000 है और वो 8th क्लास में है। दोनों ही बच्चे क्लास 8 में हैं। अंडरस्टैंड, आ रही है बात समझ में? चलिए बढ़े आगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वेयर क्लॉज का मतलब समझ में आ गया, कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करनी ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे यूज करते हैं हम ऑर्डर बाय क्लॉज को। देखो ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या काम होता है। ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि डेटा वैल्यूज को, कॉलम की वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करना। और ये ऑर्डर क्या हो सकता है, ये ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और ये ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। अब असेंडिंग डिसेंडिंग में तो कोई डाउट नहीं है ना। असेंडिंग मतलब A to Z या 0 to 9 और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A या 9 to 0। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप किसी कॉलम की वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, है ना, तो हम यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। जैसे इसको कैसे यूज करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और वेयर की जगह पे अब आपको लगा देना है ऑर्डर बाय और कंडीशन लिख देना है। जिस कॉलम को आपको अरेंज करना है उस कॉलम का नाम लिख देना है। सपोज कि हमें रोल नंबर को सही से अरेंज करना है, आपने किसी भी रोल नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एंटर कर दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पूरी टेबल को अरेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फीस, है ना, और ऑर्डर बाय का यूज कर लो, ऑर्डर बाय रोल नंबर वाला कॉलम, सेमीकोलन। तो अब रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग पूरी टेबल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपने कुछ नहीं बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो इसके बाद आपको DESC लिखना होता है। क्या लिखना होता है, DESC। दोनों तरीके से मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताती हूँ, ठीक है। सपोज कि हमें पूरी टेबल एक्सेस करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है सिलेक्ट स्टार, क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस और अब यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। किसका यूज कर लेते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज, ओके। और रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग आपको जो है वैल्यूज को क्या करना है, सॉर्ट करवाना है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर बाय को हम सॉर्टिंग भी कहते हैं। तो रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी आपने DESC नहीं लिखा है तो ये असेंडिंग सॉर्ट करके देगा। नाउ एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो आप देखो यहाँ पे पूरी टेबल डिस्प्ले हो रही है और जो रोल नंबर है वो 1 4 5 8 आपको बाकायदा दिख रहे हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो इसके आगे लिख दो DESC ओनली। एग्जीक्यूट करो क्वेरी। तो अब देखो ये 8541 में आपको दिख रहा है कि एग्जीक्यूट हो गए 8541 में, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज का काम होता है कि टेबल के रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे डिस्प्ले करवाना है वैसे डिस्प्ले करवा सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर वाला कॉलम डिस्प्ले करवाना है तो स्टार की जगह पे रोल नंबर वाला कॉलम लिखोगे तो वही दिखेगा। एग्जीक्यूट करा तो देखो अब आपको सिर्फ रोल नंबर वाला कॉलम दिख रहा है, ठीक है। आप यदि आप नेम को सॉर्ट करवाना चाहते हो तो आप नेम भी सॉर्ट करवा सकते हो। यहाँ पे आपको RN की जगह नेम लिख देना है तो देखो नेम भी असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो सुमित, नव्या, काव्या, कविता, ये होगा नेम सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाने तो DESC हटा दो क्योंकि डिफॉल्ट तो असेंडिंग सॉर्ट होती है। एग्जीक्यूट कर दो तो अब देखो कविता, काव्या, नव्या, सुमित इस तरीके से आपको नाम दिख रहे हैं A to Z ऑर्डर में। आई बात समझ में अच्छे से कि सॉर्टिंग के लिए क्या क्वेरी लिखनी है। बहुत इजी क्वेरी है जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट द रिकॉर्ड। मीन्स व्हाट, क्या आपको किसी टेबल के किसी रिकॉर्ड में बदलाव करने हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्कूल में उसका कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिखा हुआ है, उसका नया नंबर आ चुका है फ़ोन नंबर, तो आपको उसका नंबर बदलना होगा टेबल में। तो इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं बदल रहे हैं, टेबल में रिकॉर्ड बदल रहे हैं, तो वी आर यूजिंग अपडेट कमांड। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको कैसे यूज करना है, अपडेट लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, सेट लिखना है और नया जो वैल्यू सेट करना है वो लिख दो।
है ना, कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर, नया वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है। इसी तरीके से एक से ज़्यादा जगह पर चेंजेस करना है, एक से ज़्यादा कॉलम में, कि आपको नाम में भी स्पेलिंग गलत है तो नाम भी सेट करना है, तो कॉमा लगा के आप नेम भी सेट कर सकते हो। कहाँ सेट करना है, कहाँ पे ये अपडेशन करना है, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी रोल नंबर हो, तो वेयर लगा के आपने कंडीशन भी लिखना है। अंडरस्टैंड? तो जहाँ चेंजेस करने हैं वो कंडीशन भी बतानी है, क्या चेंजेस करने हैं सेट करके वो चेंजेस बताने हैं, और किस में चेंजेस करने हैं, अपडेट में वो टेबल का नाम लिख देना है। अंडरस्टैंड? चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अगेन लिब्रे ऑफिस बेस पर, और यहाँ पे अब हम अपडेट करते हैं। क्या अपडेट करते हैं? हम अपडेट करते हैं, सपोज कि जो सुमित नाम का स्टूडेंट है उसकी हमने फीस जो लिखी हुई है 5000, वो एक्चुअली 5000 नहीं है, वो 15000 है। गलती से हमसे 5000 हो गया, तो हम लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम क्या है, फीस टेबल। सेट क्या करना है हमें? सेट करना है हमें फीस इज इक्वल्स टू 15000। जो सेट करना है वो वैल्यू लिखी, जिस कॉलम की वैल्यू सेट करना है वो। अब ये वैल्यू सेट होनी कहाँ चाहिए? हमारी टेबल में तो 4 से 5 रिकॉर्ड है मैम, तो जिस बच्चे की फीस में बदलाव करना है वो हम वेयर कंडीशन में लिखेंगे। वेयर नेम इज इक्वल्स टू सुमित। क्या है? जहां पे नेम क्या हो बच्चे का, सुमित हो, वहां पे क्या सेट कर दे, वहां पे फीस सेट कर दे 15000। क्लियर? अब एक चीज यहां ध्यान से समझना, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगी क्वेरी तो यहां पे लिखा हुआ आएगा 1 रो अपडेटेड, कि एक रो अपडेट हो चुकी है, बच्चे के नाम में चेंजेस हो चुके हैं। सपोज मैंने क्वेरी रन करी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, मैंने फीस वाली क्वेरी रन कर दी, एंटर प्रेस किया और एग्जीक्यूट किया, तो आप यहाँ पे देखो सुमित की जो फीस थी वो 5000 से 15000 हो चुकी है, 15000, 5000 थी पहले। चेंजेस तो हो गए मैम, डन, चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। बट व्हाट, यदि आप चाहते हो, क्या हो सकता है कि सुमित नाम से 2 से ज़्यादा बच्चे हो सकता है सुमित नाम के बच्चे 9th में भी हो, 7th में भी हो, 8th में भी हो, तो यहाँ तो उनकी फीस में भी चेंजेस हो जाएंगे, हो सकता है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे उस कॉलम को स्पेसिफाई करना है जो कि यूनिकनेस को मेंटेन करता है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी की वाले कॉलम को यूज करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हो, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर 5 हो, उस बच्चे की फीस में 15000 सेट कर दें। अंडरस्टैंड दिस थिंग? या उस बच्चे की फीस 10000 सेट कर दें। क्लियर हो रही मेरी बात? तो यहाँ पे आपको वो कॉलम स्पेसिफाई करना होता है वेयर कंडीशन में जो यूनिकनेस को मेंटेन करता है। नाउ क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, तो आप देखो टेबल में चेंजेस हो गए हैं। सुमित की जो फीस है वो 10000 अब हमने सेट कर दी है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, आई बात समझ में अच्छे से? अपडेट कमांड कैसे यूज करनी है? तो अपडेट कमांड की मदद से हम टेबल के रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर सकते हैं। एक और कमांड होती है वो है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड की मदद से हम क्या करते हैं? ऑल्टर कमांड की मदद से हम टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। अब टेबल का स्ट्रक्चर मतलब यदि आपको कॉलम को चेंज करना है, कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, डेफिनेशन बदलना है, तो जब टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो हम ऑल्टर का यूज़ करते हैं। टेबल में न्यू कॉलम को ऐड करना है तो आप कर सकते हैं उसको। कोई कॉलम को डिलीट करना है तो आप ऑल्टर का यूज़ करते हो। कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो, आपको यहाँ पे लिखनी होगी कमांड ऑल्टर टेबल, है ना, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम को हमें फीस वाली टेबल में हमें चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है? हमें फीस वाली टेबल में एक कॉलम में एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ऐड, ऐड का यूज करोगे। ऐड क्या करना है? नया कॉलम ऐड करना है। कौन सा कॉलम ऐड करना है? सपोज आपको यहाँ पे ऐड करना है मंथ। ठीक है, कि किस मंथ की फीस सबमिट हो रही है, तो मंथ किस टाइप का होगा? वर्कर टाइप का होगा। मंथ का नाम ही लिखोगे आप। कितनी वैल्यूज होगी इसमें? तो यहाँ पे आप दोगे सपोज 10। ठीक है, और इसी के साथ में ब्रैकेट लगा के इसको कर देना सेमीकोलन से क्लोज। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना है, ऐड करना है नया कॉलम, तो कॉलम का डेफिनेशन लिख देना है, इससे नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? किसी कॉलम में चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो ऑल्टर के साथ में मॉडिफाई यूज होता है। ऑल्टर टेबल, टेबल ने मॉडिफाई से आप कॉलम को मॉडिफाई कर पाओगे। अंडरस्टैंड? कोई कॉलम डिलीट करना है तो ऑल्टर ड्रॉप यूज करोगे जिससे कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यदि आपको टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है तो इस तरीके से हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। लेकिन यदि टेबल के रिकॉर्ड में चेंजेस करना है, टेबल में जो डेटा वैल्यूज है उसमें बदलाव करना है, तो अपडेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको ऑल्टर टेबल का भी यूज यहाँ पे बताती हूँ। तो आ चुके हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पे अब हमें सपोज एक नया कॉलम ऐड करना है, तो हमने यूज कर लिया ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है फीस,
ऐड करना है आपको एक नया कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? मंथ, है ना, कि किस मंथ में फीस सबमिट हो रही है। ओके, तो मंथ के अंदर आप क्या ऐड करना चाहते हो? मंथ के अंदर जो वैल्यू होगी वो वॉरकेर टाइप की होगी। ठीक है, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम नहीं होगा और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और यहाँ पे अब आपको इस क्वेरी को रन कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या लिखा हुआ है देखो, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब अब टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। यदि मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ अगेन यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, है ना, मैंने फिर से एक क्वेरी लिखी है और इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो अब आप देखो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट मंथ इन स्टेटमेंट। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा डिलीट करते हैं और अब लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस। ओके, सेमीकोलन लगाया एंड नाउ रन दिस क्वेरी। तो आप देखो यहाँ पे ये कॉलम एंटर हो चुका है। यहाँ पे आपको ये एक और दो जो है दिख रहे हैं कॉमास, ये 2 कॉमास ये बता रहे हैं कि आपका कॉलम तो क्रिएट हो चुका है लेकिन इस कॉलम में अभी वैल्यूज इंसर्ट नहीं हुई है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ, फीस वाली टेबल पे आती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मंथ वाला कॉलम आ चुका है जिसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की है। अभी हमने क्या करा, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस किए। टेबल में 4 कॉलम थे, टेबल का स्ट्रक्चर बदल दिया, इसमें एक कॉलम और ऐड कर दिया मंथ वाला। अंडरस्टैंड दिस थिंग। वैल्यू इंसर्ट करना है तो वही इंसर्ट कमांड का यूज करोगे तो वैल्यू इंसर्ट कर पाओगे। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया कि ऑल्टर कमांड का भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिलीट कमांड। डिलीट कमांड की मदद से क्या करते हो, डिलीट कमांड की मदद से आप टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करते हो। टेबल से कॉलम डिलीट करना है तो ऑल्टर ड्रॉप का यूज करोगे। टेबल से रो डिलीट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करोगे। ध्यान रखना डिलीट कैसे यूज करोगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। टेबल से कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, कौन सी रो डिलीट करना है, सुमित नाम का स्टूडेंट डिलीट करना है, जिसका रोल नंबर 10 है उसको डिलीट करना है, तो वेयर में वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो एक रो डिलीट होगी। डिलीट कमांड से रो डिलीट होती है और ऑल्टर ड्रॉप से कॉलम डिलीट होता है। क्या डिलीट होता है, कॉलम डिलीट होता है। ध्यान रखना, दोनों में अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं टूल्स में, एसक्यूएल में। अब यहाँ पे फीस टेबल पे हम काम कर रहे हैं। अभी मंथ नाम का कॉलम हमने बनाया था और वो कॉलम डिलीट करना है। तो ऑल्टर टेबल फीस टेबल में हमें चेंज करने हैं। ड्रॉप लिखती हूँ मैं और कॉलम का नाम लिखती हूँ, ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम डिलीट करना है, सपोज मंथ कॉलम में डिलीट करना है जो अभी हमने क्रिएट किया, और मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, ऑल्टर टेबल फीस। अंडरस्टैंड दिस थिंग। रन करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब कि मंथ वाला कॉलम डिलीट हो चुका है। देखना है कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, फीस टेबल पे वापस आ जाओ, यहाँ आपको दिख जाएगा। देखो अब मंथ वाला कॉलम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, रोल नंबर नेम क्लास फीस ही दिख रहा है। तो होपफुली इतना समझ में आया कि ऑल्टर टेबल ऐड से कॉलम ऐड कर सकते हो, ऑल्टर टेबल ड्रॉप से कॉलम डिलीट कर सकते हो। अब टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना है तो लिखेंगे यहाँ पे डिलीट कमांड के साथ में क्या लिखोगे, डिलीट टेबल। टेबल का नाम क्या लिखना है, फीस वेयर, जहां पर क्या हो, जहां पर नेम इज इक्वल्स टू सुमित हो। जिस बच्चे का नाम सुमित होगा वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब यदि एक से ज्यादा सुमित होंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर नेम आपको इंडिविजुअली सारे सुमित डिलीट करना है तो ठीक है, और यदि कुछ सुमित शर्मा या सुमित साहू ऐसा कुछ है तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, तो उससे वो इंडिविजुअल डिलीट होगा। हो सकता है 2 सुमित साहू हो, 2 सुमित शर्मा हो, तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बेस्ट पार्ट होता है कि यहाँ हम यूनिकनेस को मेंटेन करें, रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट को डिलीट करें। तो जिसका रोल नंबर सपोज क्या हो, जिसका रोल नंबर 5 हो, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ओके, नाउ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करती हूँ तो अनएक्सपेक्टेड टेबल, अच्छा यहाँ पे टेबल नहीं आएगा, है ना। सिंटेक्स हमने देखा था डिलीट फ्रॉम। ओके, तो देखो ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम। किस टेबल से आप डिलीट कर रहे हो, तो डिलीट फ्रॉम फीस, जहां पे रोल नंबर 5 होगा। नाउ एग्जीक्यूट द क्वेरी, तो कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब ये जो प्रॉब्लम थी ना, यहाँ मैंने जान करके ही गलतियां की थी ताकि आपको इस समझ में आ सके कि भाई क्वेरी लिखते समय आपसे भी ये सिली सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आपको सिंटेक्स ध्यान से समझना है, आपको रूल ध्यान से समझना है। अब देखो क्या ये रोल नंबर 5 वाला रो यहाँ पे अपडेट तो हुआ है, एक्चुअल में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप इसके बाद ना सिलेक्ट कमांड यहीं चला लो तो आपको यहीं पता चल जाएगा, या आप क्वेरीज में जाकर भी चेक कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, और इसको सिलेक्ट कमांड को रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 5 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। 4 रिकॉर्ड थे, 3 ही बचे हैं, 1, 8 और 4। वो सुमित वाला 5 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट
हो चुका है क्योंकि हमने डिलीट फ्रॉम चलाया। तो ऑल्टर ड्रॉप से कॉलम डिलीट होता है, डिलीट कमांड से क्या डिलीट होता है, रो डिलीट होती है। ओके, तो डिलीट भी अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप कमांड, जो कि आखिरी कमांड है आज के सेशन की, जिसमें सारी बेसिक्स कमांड हम कवर कर चुके हैं। ड्रॉप कमांड की मदद से क्या होता है, पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है। अभी कंफ्यूज मत होना, ऑल्टर के साथ जब ड्रॉप यूज करते हो तो कॉलम डिलीट होता है, और डिलीट कमांड चलाते हो तो क्या डिलीट होता है, क्या रिमूव होता है, रिकॉर्ड डिलीट होता है। और सिर्फ आप इस तरीके से ड्रॉप कमांड चलाओगे तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम लिखोगे तो पूरी टेबल डेटा के साथ डिलीट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं। ये हमारी टेबल है, यहाँ पे फीस टेबल आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। फीस टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है टेबल सेक्शन में, जिसमें 3 रिकॉर्ड्स भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्वेरी यूज करती हूँ टूल्स में आके एसक्यूएल पे, और यहाँ लिखती हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, फीस टेबल को ही हम डिलीट कर रहे हैं। सेमीकोलन लगाती हूँ और क्वेरी को कर लेती हूँ रन एग्जीक्यूट। तो 1 कमांड सक्सेसफुली, और ये टेबल अब यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या, मैं यहाँ पे यदि लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, तो देखो एरर आ जाएगी कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी एरर आएगी क्योंकि टेबल तो हमने डिलीट कर दी है ना, और इससे आपको पता चल जाएगा। तो इस ड्रॉप टेबल फीस से तो टेबल डिलीट हो चुकी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस लिखा, इसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि क्वेरी सक्सेसफुली रन हो और आपको एक चीज़ दिखे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस से फीस टेबल के रिकॉर्ड दिखने चाहिए, पर क्योंकि हम टेबल डिलीट कर चुके हैं तो देखो क्या दिख रहा है आपको, एरर दिख रही है यहाँ पे, टेबल नॉट फाउंड, कि ये जो टेबल आप एक्सेस करने वाले हो फीस वाली, वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही क्योंकि आपने उसको डिलीट कर दिया है। अंडरस्टैंड? अब वो यहाँ से डिलीट तब होगी जब आप इसको रिफ्रेश करोगे, है ना। सपोज मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया और इसको मैं सेव करके यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, और यदि अब आप इस पर वापस आकर इसको देखते हो तो मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है स्कूल मैनेजमेंट से। यहाँ आ जाते हैं, हम डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। अब देखो ये टेबल्स पे आ जाओ, ये टेबल्स वाले सेक्शन पे आ गए। लाइब्रेरी और स्टूडेंट 2 ही टेबल दिख रही है, फीस वाली टेबल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना, क्योंकि वो हम डिलीट कर चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो आई बात समझ में अच्छे से कि किस तरीके से आप ड्रॉप कमांड से टेबल को डिलीट कर सकते हो। तो होपफुली आपको सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, जो कि एक बेसिक लेवल से, एक जीरो लेवल से आपको एसक्यूएल समझने में, सीखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यदि ये कमांड्स आपने आज अच्छे से समझ लिए तो इन कमांड्स को आप लिब्रे ऑफिस बेस क्या, माई एसक्यूएल, ओरेकल, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, बड़े बड़े डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे आप रन कर सकते हो, यही रूल्स, यही सिंटेक्स के साथ में, कहीं कोई नया रूल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट जो आज मैंने बताए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैच लेवल से एसक्यूएल जब सीखते हो ना, तो ये सारे ही बेसिक एसक्यूएल कमांड्स आपको सीखने होते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। आप यदि ओरेकल पे कमांड रन करना चाहते हो तो वहां रन कर सकते हो, माइस्क्यूएल पे रन करना चाहते हो तो वहां रन कर सकते हो, ओपन ऑफिस बेस पे रन करना चाहते हो तो वहां रन कर सकते हो, एमएस एक्सेस पे रन करना चाहते हो तो वहां भी रन कर सकते हो। तीनों जगह पर किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, एसक्यूएल लैंग्वेज में, ये सारी लैंग्वेजेस, ये सारे कोड्स, ये सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज एग्जीक्यूट होते हैं। तो भाई मिलेंगे अब अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।